करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं स्टमक के बारे में। चलो सो बात करते हैं किसके बारे में सबसे पहले। बात करते हैं किसके बारे में, सो बात करते हैं सबसे पहले स्टमक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा आमाशय, कुछ इस तरीके का आपको स्टमक दिखाई देगा। एक बेसिक डायग्राम मैं आपको बना के बता देता हूं, हालांकि खास ज्यादा काम का तो नहीं है मगर थोड़ा सा पता तो होना चाहिए आमाशय के बारे में। देखो कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। तो यदि मैं शेप की बात करूं तो अंग्रेजी वर्णमाला का जो जे अक्षर जो होता है, तो जे शेप का आपको देखने को मिलेगा। क्या ये देखने को मिलेगा आपको, स्टमक आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसके बहुत सारे पार्ट भी है लिखे हैं। ओके, फंडस भी लिखा है। ओके, एक बार मैं लिख देता हूं मगर नाम सुन के आप भूल जाना। चलो सो बात करते हैं किसके ऊपर, आमाशय के ऊपर चर्चा मैं कर रहा हूं। तो आमाशय के कुछ भाग मैंने आपको यहां पे दिखाए हैं, इनको पहले देखिएगा। नाम सुन के भूल सकते हो, आपके काम का तो खास नहीं है। इस वाले भाग को बोलते हैं फंडस वाला भाग कहलाता है। ये वाला भाग पाइलोरिक वाला भाग कहलाता है। इसको बोलते हैं ग्रेटर कर्वेचर, इसको बोलते हैं लेसर कर्वेचर। आपके ये कुछ भी काम का नहीं है। और ऊपर क्या थी अपनी ईसोफेगस। ईसोफेगस आहार नाल थी। चलो तो बात करते हैं अब इनकी, इसके बारे में एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शेप। इसका शेप कैसा मिलेगा, तो इसका मिलेगा शेप अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के आकार का। दिखाई दे रहा होगा अलादीन का चिराग, ये देखो कुछ जे आकार का दिखाई दे रहा है। चलो अब बात कर लेते हैं इसकी कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। कैपेसिटी की अपन बात करते हैं तो 30 ml होती है। किसमें होती, बच्चों में होती है। और करीब 1500 ml के आसपास होती है अडल्ट में। इसकी जो क्षमता होती है 30 ml। बच्चा जो होता है, बच्चा जो होता है, हाँ जी गिन लिए दांत, हाँ बहुत बढ़िया, यशराज ने दांत गिन लिए। तो बात करते हैं कैपेसिटी की बात करते हैं तो बच्चे में कितनी होती, 30 ml होती क्षमता। इतना सा मतलब 30 ml समझ लो कितना सा होता है, बहुत छोटा सा होता 30 ml। तो बच्चे में 30 ml क्या होती, इसकी कैपेसिटी होती 30 ml इसकी क्षमता पाई जाती है। कभी छोटे बच्चे को आप देखना, जैसे आपने देखा हो कई न्यू बॉर्न बेबी आपने देखा है, नया बच्चा जो मतलब जो पैदा ही हुआ है, उसकी क्षमता कितनी होती है, इन्फेंट की 30 ml होती। इसलिए देखना डॉक्टर क्या बोलता है, भाई साहब इस बच्चे को दिन में 4 बार 5 बार आपको डाइट देनी है, आपको भोजन देना है। क्योंकि 30 ml कितना सा होता, खाएगा पेट खाली होगा, फिर उसको भूख लगेगी, फिर खाएगा, फिर भूख लगेगी, फिर खाएगा, फिर भूख लगेगी। तो बच्चा जो होता उसकी क्षमता कितनी होती, 30 ml होती है। कभी आप छोटे बच्चे को आप देखना दिन भर खाएगा, ये बहुत छोटा बच्चा बोला मैंने, करीब 1 महीने वाला बच्चा देखना, खाएगा फिर भूख लगेगी, खाएगा फिर भूख लगेगी। और कभी आपने बहुत छोटे बच्चों को बहुत गौर से आपने देखा हो, छोटे बच्चों को बहुत गौर से आपने देखा हो, तो डॉक्टर क्या बोलता है, भाई जैसे खाना खाओ, जैसे उसको दूध पिलाया आपने, दूध पिलाने के बाद उसको कंधे पे लेके हल्का सा ऐसा पीठ पे हाथ फेरना है। ऐसा सर ऐसा क्यों किया जाता है, यदि ऐसा नहीं करोगे तो बच्चा जो खाना खाएगा वो दूध जो होगा वो दूध पूरा बाहर आ जाएगा। सर दूध बच्चे का बाहर क्यों जाएगा, बच्चा 1 महीने का, डॉक्टर क्या बोलता है, उसको आपने दूध पिलाया, तो दूध पिलाने का एक तरीका होता है। मान लो ब्रेस्ट फीड भी हो रहा है तो 45 एंगल पे ब्रेस्ट फीड होता है। ऐसा नहीं होता कि बच्चे को पूरा ले डाउन कर दिया आपने, एंगल बना दिया 180 डिग्री का, 180 डिग्री पे बच्चे को दूध पिला रहे हो, ये गलत, ये तरीका गलत है। इसमें बच्चा जब भी दूध पिएगा, दूध पीने के बाद वो उल्टी कर देगा। बासुमेरी वो तरीका होता कि बच्चे को 45 डिग्री एंगल पर। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका आमाशय अभी खाली है। अब जब आमाशय खाली है तो उसमें भरी हुई है क्या, उसमें भरी हुई है हवा। अब आपने दूध पिलाना उसको शुरू कर दिया तो यहां पर हवा क्या रह गई, फंसी रह गई, हवा भरी रहेगी। जैसे उसको डकार आएगी ना, बल्जिंग से उसको जैसी होगी, उसके साथ दूध भी निकल के क्या जाता है, बच्चे का बाहर आ जाता है। तो बच्चे को दूध पिलाने का तरीका होता 45 डिग्री का एंगल जो होता उस पर आप रखिएगा, तो बच्चे को आराम से दूध अंदर जाएगा और अंदर से हवा क्या होती जाएगी, बाहर आती जाएगी।
यदि आपने ऐसा नहीं किया तो दूध पिलाने के बाद आप बच्चे को उठाइए, कंधे पर रखिए और धीरे धीरे उसके शरीर पीठ पर ऐसे हाथ फेरिए, तो बच्चा क्या करेगा, बच्चा डकार लेगा। डकार क्या कहलाती है? दरअसल डकार ये कहलाती है, आपका आमाशय खाली था, भाई आपको भी तो डकार आती है, मगर चूंकि आप सीधे खड़े हो, आप सीधे खड़े हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा हूं सीधा, मैं खाते जा रहा हूं खाना, भाई हवा जो होगी वो डकार के माध्यम से बाहर निकलेगी। वो डकार आना एक सिंबल हो, तो उसको आप बोलते हो ना कि सर पेट भर गया है। तो पेट भर गया मतलब आपने इतना दबा दबा के खाया है कि बेचारी हवा के लिए भी यहां पर जगह नहीं बची है, जैसे तैसे हवा यहां से निकल के बाहर आती, इसको आप बोल देते हो क्या, इसे आप बोलते हो डकार कहा जाता है। आ रही बात समझ में? तो यही वो डकार कहलाती। तो बच्चा जो होता, छोटा बच्चा, तो उसको 45 डिग्री पे दूध पिलाना चाहिए ताकि हवा भी बाहर यहां से मुंह से निकलती रहे। यदि ऐसा नहीं कर रहे हो तो दूध पिलाने के बाद कंधे पे कम से कम उसको थोड़ा सा हाथ 10-15 मिनट ऐसा घुमाइएगा, बच्चे को डकार आ जाएगी, बच्चा दूध बाहर बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। तो बच्चे में क्षमता होती है कितनी? 30 ml होती है, और बड़ों में क्षमता होती करीब 1.5 लीटर के आसपास होती है। यहां पर देखो रगी बने हैं क्या इसमें? बने हैं। देखो यहां पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा, देखो ये कुछ दिखाई दे रहा, रगी, ये देखो ये लिखा है, यहां पे लिखा है RUJE, हिंदी में से बोलते हैं रगी, इंग्लिश में भी से बोलते हैं क्या, रगी कहा जाता है। सर ये रगी क्या कहलाते हैं? ध्यान से मेरी बात सुनना। आपने रगी आमाशय में पाए जाते हैं, आमाशय में इलास्टिन फाइबर, मतलब बोलना चाहिए कि इलास्टिक तंतु पाए जाते हैं, इन्हें बोला जाता है क्या, ये कहलाते हैं रगी कहलाते हैं। रगी का काम क्या होता, मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपने कई बच्चों को देखा है, कई बच्चों को नहीं, कई बड़ों को आप देखना, तो कई बड़े क्या होते हैं, ये दिन में पर्याप्त खाना खा लेते हैं, 8-10 रोटी खा लेते हैं, पता चला कि एक टाइम बैठे। और कई लोगों को देखना, कई लोग भले बड़े हो जाते हैं, वो दिन में रोटी कितनी खाते हैं, पता चला कि 2 रोटी सुबह खाई, 2 रोटी शाम को खाई। वो बोलते सर हमसे इससे ज्यादा अंदर जाती ही नहीं है, इससे ज्यादा रोटी हमसे अंदर जाती ही नहीं है। हाँ प्रीति, आपने कोर्स नया लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आज से ही स्टार्ट मानो आप, है ना, और पुराने लेक्चर्स आप देख लेना। प्रीति है ना, ठीक है। हाँ क्या बोलना था मैं, तो कई लोगों को आपने देखा होगा जब खाना खाने बैठेंगे पता चला कि 10-12 रोटी खा जाते हैं, और कई लोग जो होते हैं इनको भूख ही नहीं लगती है, पता चला 4 रोटी अधिकतम खा ली, 4 रोटी में इनका दिन कट जाता है। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ये दरअसल कहलाता है क्या, ये कहलाता उसकी डाइट हैबिट कहलाती है। अब ये कैसे होती, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये देखो आमाशय का डायग्राम बना, यहां पर देखो कुछ दिखाई दे रहा है आपको, रगी दिखाई दे रहा है। तो रगी क्या होते हैं? रगी इलास्टिन फाइबर होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूं, बच्चा खाना वही बड़ा खाना वही ज्यादा खाता है जिसकी बचपन में प्रैक्टिस खाने की अच्छी खासी है। यदि बचपन में खाना ये कम खाता था तो बड़े में भी खाना ये कम खाता है, तो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? ये देखो ये रगी दिखाई दे रहा है, इसके बारे में पहले चर्चा करता हूं, पहले नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल देता हूं, फिर टेक्निकल एग्जाम्पल देता हूं। मैं बाजार से एक बलून खरीद कर लाया, मैं एक गुब्बारा खरीद कर लाया, मैंने बोला अभी गुब्बारा कैसा पिचका है, ध्यान से देखना, गुब्बारा कैसा पिचका। मेरे गुब्बारे को पूरी ताकत से फुलाया, हवा निकाल दी, फिर मैंने फुलाया, फिर हवा निकाल दी, फिर मैंने फुलाया, फिर हवा निकाल दी। ऐसा मैंने 10-12 बार किया, और 10-12 बार करने के बाद मैंने खाली गुब्बारा लटका के बताया, मैंने कहा यार इसका साइज पहले जितना है कि पहले से बढ़ गया है, आप मुझे इसका आंसर दो। 10-12 बार फुलाने के बाद जो बलून का जो साइज है पहले जितना था पिचका हुआ उतना ही है कि अब पहले से थोड़ा सा बढ़ गया है, इसका आंसर दो मुझे आप पहले, फिर मैं इसका आंसर देता हूं। इसका आंसर मुझे आप दो कि इसका आकार पहले जितना है कि पहले से बढ़ गया है। चलो ये तो सबको बात समझ में आ रही कि सर ये पहले से बढ़ गया है, गुब्बारे की जो दीवार जो है वो थोड़ी ढीली हो गई है, इसका आकार बढ़ गया। बस यही होता है किसके साथ? आमाशय के साथ होता है। बच्चों में क्षमता कितनी? 30 ml। अब देखो, अब बच्चे की क्षमता 30 ml है, अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, 1 साल 1.5 साल 2 साल का बच्चा हुआ, बच्चे को बढ़िया तरीके से आप खाना खिला रहे हो, वैरायटी का फूड आप खिला रहे हो, तो जो आमाशय है इसको गुब्बारा मान लो आप, तो बच्चे ने खाना खाया तो आमाशय का आकार क्या हुआ? बढ़ा, फिर खाली होगा, फिर बढ़ा, फिर खाली हुआ, फिर बढ़ा, फिर खाली हुआ। ऐसे होते 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 तक अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 4-5 साल का बच्चा बड़ा हो जाता है,
फिर इसको आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी खाना खाओ। क्यों? कि भाई साहब इसका खाली आमाशय का आकार भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। सामान्य भाषा में बात करूंगा, इसको भूख बहुत ज्यादा लगेगी। अब तो जो बच्चों की जो खाने की आदत है वो बचपन से ही प्रैक्टिस कराई जाती है। यदि बचपन में आपने खाने की सही प्रैक्टिस नहीं कराई है तो ये बच्चा आगे चल के 2 रोटी 3 रोटी खाएगा, दुबला पतला मरियल सा यहां पर ये रहने वाला है। और यदि प्रैक्टिस आपने बचपन से अच्छी करा दी है तो 5 साल के बाद आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ये खुद किचन में जाएगा, जो कुछ मिलेगा सब खा पी के बाहर निकल के आ जाएगा। इसके नखरे रहेंगे ही नहीं, क्योंकि उसको भूख ज्यादा लग रही है। भूख ज्यादा इसलिए लग रही है क्योंकि आमाशय बोला भाई साहब पेट भर के लाओ भाई खाना, मेरा आमाशय बड़ा है तो आप पेट भर के खाना दोगे, और खिंचा और खिंचा तो साइज क्या हो जाता है, इसका बड़ा साइज हो जाता है। तो जो बच्चे बचपन से बढ़िया डाइट खाते हैं, बढ़िया समय से भोजन करते हैं, तो वो अडल्ट तक, बड़े होते होते तक व्यवस्थित खाना खाते हैं और व्यवस्थित उनकी हाइट हेल्थ भी यहां पर होती है। क्योंकि खाना यही तो होता है पोषण, यही तो होता है पोषण। अब कई बच्चे होते हैं, मैंने कई बच्चों को ऐसे ऐसे बच्चों को भी देखा है, वो इतने होंगे ऐसा 2 उंगली से पकड़ के उठा लो 2.5 साल के बच्चे को, 2 उंगली से पकड़ के उठा दूंगा मैं, इतना पता चला कि 6 किलो 8 किलो के बच्चा, इतना 2 साल का बच्चा हो चुका है। 2 साल का बच्चा तो इतना होना चाहिए कि हाथ में उठाओ तो हाथ दर्द करने लगे, इतना होना चाहिए 2 साल का बच्चा। मैंने 2 साल के बच्चे ऐसे ऐसे यहां पर देखे हैं कि मैं ऐसा 2 उंगली बोल रहा हूं मैं, ये 2 मतलब ये अपनी इंडेक्स और थंब दोनों से पकड़ के मैं ऐसा लटका के उठा दूंगा मैं, और हाथ दर्द नहीं करेगा, क्योंकि वो है कुछ 6 किलो का 5 किलो का बच्चा, इतना थोड़ी होता है। बात मेरी समझ में आ रही है? तो यदि उसकी 2 किलो का 2 साल का बच्चा तो ऐसा होता है, डाइट अच्छी दो ना तो उठाने वाला ही बोल देता है यार कि उसको अब रख दो, हाथ दर्द करने लगा। क्योंकि लोग उन्हीं बच्चों को खिलाना पसंद करते हैं जो बच्चे वजन में हल्के होते हैं। क्योंकि भारी बच्चे को तो उनके मम्मी पापा भी बोलते जा भाई तू चाचू के पास खेल, जा भाई तू ताई के पास खेल, इनके पास खेल, उनके पास खेल, क्योंकि उनका हाथ दर्द करने लगता बच्चा भारी होगा तो। और बच्चा ऊपर चढ़ेगा ही, वो बोलेगा मुझे गोद में उठाओ, छोटा है क्योंकि अभी वो। आगे बात समझ में? तो बच्चे उन्हीं को, वही लोग बच्चे को ज्यादा खिलाते हैं जो बच्चे हल्के होते हैं उठाने में, इजी टू कैरी, आराम से उठा के यहां रख दिया वहां रख दिया, टेडी बियर टाइप के बोलो उनको। तो हालांकि ये बच्चा मजबूत बच्चा नहीं बनेगा आगे चल के, ये बच्चा थोड़ा सा बलवान नहीं बनने वाला, ये मरियल सा बनने वाला है। तो उसको खुराक अच्छी खिलाओ भाई, है ना, उसको खुराक अच्छी खिलानी पड़ेगी। ठीक है सॉरी तो ये होता है इसकी कहानी। ठीक है, तो ये रगी क्या हो जाते हैं, थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, तो उसकी क्षमता अच्छी खासी यहां पर बढ़ जाती है। चलो आगे बात करते हैं इसके बारे में। बात करते हैं स्टमक सेल की, बात करते हैं आमाशय की कोशिकाओं की हम बात करते हैं। देखो अब आमाशय में कौन कौन सी कोशिकाएं यहां पर पाई जाती हैं, बात समझ आ रही है? आमाशय में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूं। पहली कोशिका आपको देखने को मिलेगी गोबलेट कोशिका, दूसरी कोशिका आपको देखने को मिलेगी ऑक्जेंटिक, अगली कोशिका मिलेगी एंटेरोक्रोमेफिन, और अगली देखने को मिलेगी, हालांकि काम की तो बस एक ही है, गोबलेट हो गई पेप्टिक सेल्स। देखो आमाशय में ये 4 तरीके की कोशिकाएं यहां पर पाई जाती हैं, बात समझ आ रही है?
आमाशय में 4 तरीके की कोशिकाएं पाई जाती, बहुत बहुत काम की। इनमें से इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना, बाकी 3 को भूल जाओगे तो गलती माफ रहेगी, इसको भूलोगे तो भाई पाप पड़ने वाला है, क्योंकि ये तो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो हम बात करते हैं किसके ऊपर, हम बात करते हैं आमाशय की बात करते हैं। तो आमाशय में 4 तरीके की कोशिकाएं हमें देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी कोशिका? पहली कोशिका होती गोबलेट कोशिका, दूसरी कोशिका होती ऑक्जेंटिक कोशिका, तीसरी होती एंटेरोक्रोमेफिन कोशिका, और चौथी होती कौन सी? पेप्टिक कोशिका यहां पर होती है। सर इनसे क्या क्या निकलता है? सबसे काम की ये है, सबसे पहले इसको बताऊंगा। इनको 3 को यदि भूल भी जाओ, इसको थोड़ा सा याद रखना, बाकी 2 को भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली, मगर इसको नहीं भूलना है। देखो ध्यान से, सर ये ऑक्जेंटिक कोशिकाएं क्या करती हैं? तो ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से निकलता है क्या? कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जिसका पीएच होता है कितना? 1.8 पीएच होता है। देखो जो ऑक्जेंटिक कोशिकाएं होती हैं, ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से क्या निकलता है? कंसंट्रेटेड HCl निकलता, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जिसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच होता है 1.8 पीएच होता है इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। सर ये क्या काम करता है HCl? और इतना पीएच, कितना ज्यादा पीएच, कम पीएच है सर ये इतना कम पीएच होता है कि यदि इसकी एक ड्रॉप को हाथ के ऊपर रखूंगा तो ये बोन को डिसॉल्व करते हुए नीचे से गिर जाएगी, इतना कंसंट्रेट है ये तेजाब से भी ज्यादा कंसंट्रेट पीएच है। सर तो फिर आमाशय में कैसे निकलता होगा? आमाशय में छेद क्यों नहीं हो जाता है? उसका रीजन मैं आपको देता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से निकलता कंसंट्रेटेड HCl निकलता है, ये काम करता है एज अ एंटी बैक्टीरियल। ये कैसे काम करता है? ये काम करता है एज एंटी बैक्टीरियल। ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया को मारता है। सर इसके पहले कल भी तो हमने बैक्टीरिया मारे थे। हाँ जी, हमने लार में बैक्टीरिया मारे थे। लार में था कौन सा? लाइसोजाइम एंजाइम था जो बैक्टीरिया को मार रहा था। कुछ बैक्टीरिया बच गए, सो भाई आमाशय में आ चुके हैं, उनको मारने का काम कौन करेगा? ये करेगा HCl। सर और क्या काम करेगा ये? दूसरा काम भी इसका महत्वपूर्ण है। अब आमाशय से 3 एंजाइम बताऊंगा, एक रेनिन, एक पेप्सिन, एक लाइपेज। तीनों प्रबल अम्लीय माध्यम में काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में तीनों काम करते हैं। तो तीनों को काम करने के लिए जो सूटेबल पीएच है, जो उपयुक्त पीएच है, वो यही प्रदान करता है कौन? HCl। तो 50 बार क्वेश्चन पूछा है ऑक्जेंटिक कोशिकाएं कहां पर पाई जाती हैं, प्री में ही क्वेश्चन बने हैं, तो बताना आप आमाशय में पाई जाती हैं। ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से क्या निकलता है? HCl निकलता है। ये क्या काम करता है? ये काम करता है यहां पर एज अ एंटी बैक्टीरियल, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। और रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज 3 एंजाइम जो निकलते हैं, उनको काम करने के लिए सूटेबल पीएच उपलब्ध कराता है। कौन? ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से निकला कौन सा? HCl। दूसरा महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूं, दूसरा महत्वपूर्ण है आपका एंटेरोक्रोमेफिन। एंटेरोक्रोमेफिन, सर यहां से क्या होता है? तो यहां से भी एक प्रोटीन निकलता है, इस प्रोटीन का नाम है हिस्टामिन प्रोटीन, यदि आपने नाम सुना हो। इन कोशिकाओं से क्या निकलता है? एक हिस्टामिन प्रोटीन। इस प्रोटीन को बोलते एंटी एलर्जिक प्रोटीन कहलाता है। एंटेरोक्रोमेफिन कोशिकाओं से क्या निकलता है? एक प्रोटीन निकलता है, प्रोटीन का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे बोला जाता है क्या? ये कहलाता है हिस्टामिन प्रोटीन कहलाता है। सर ये क्या काम करता है हिस्टामिन प्रोटीन? तो ये काम करता है एंटी एलर्जिक काम करता है। एंटी एलर्जिक, जब किसी को एलर्जी बढ़ती है तो एलर्जी के समय क्या होता है? ये प्रोटीन निकल के उसको कम करता है। एलर्जी क्या कहलाती है? एलर्जी का मतलब ये होता है कि बॉडी का किसी भी एलिमेंट से, किसी भी तत्व से, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, उसके प्रति रिस्पॉन्स ज्यादा देना, वो कहलाती है एलर्जी। जैसे मान लो कई लोगों को एलर्जी होती है, धूल से एलर्जी हो जाती है मान लो,
अब कई लोग ऐसे होंगे उनको धूल में भी ले जाओ कोई दिक्कत नहीं होती, मगर कई ऐसे होते वो धूल में जाते वो छींकने लगते हैं, खांसने लगते हैं, उनको क्या है एलर्जी। जैसे धूल के कण नाक से अंदर पहुंचे तो शरीर उस धूल के कण के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता मतलब एक्सेसिव रिएक्शन क्या करता है, प्रदर्शित करने लगता है, तो उसको अपन बोल देते हैं एलर्जी। तो जब किसी को एलर्जी होती है तो कौन सा प्रोटीन बढ़ जाता है, हिस्टामिन प्रोटीन बढ़ जाता है। तो फिर लोग बोलते हैं सर एक काम करो आप एलर्जी का टेस्ट कराओ, तो उस एलर्जी का जो टेस्ट कराते हैं ना तो उसमें हिस्टामिन प्रोटीन क्या निकलता, बढ़ा हुआ निकलता है। तो मैं रिपोर्ट देख के बता दूंगा भाई साहब आपको तो कहीं ना कहीं किसी से एलर्जी है, पर वो खुद बताएगा अरे सर मैं थोड़ा सा धूप में जाता हूं या धूल में जाता हूं तो खांसी छींक होने लगती, तो मैं समझ जाऊंगा कि इससे इसको एलर्जी है। तो एंटेरोक्रोमोफिन क्या होता है, यहां से हिस्टामिन प्रोटीन निकलता है जो काम करता है कैसा, एंटी एलर्जिक। अब दो कोशिकाएं और बच रही हैं, इनको मैं आपको बता देता हूं। यहां से गोबलेट कोशिकाओं से निकलता है म्यूकस। सर ये म्यूकस क्या कहलाता है, म्यूकस को हिंदी वाले बोलते हैं श्लेष्म। म्यूकस जो होता है, म्यूकस को हिंदी वाले क्या बोलते हैं, श्लेष्म कहते हैं। तो पेप्टिक और गोबलेट कोशिकाओं से क्या निकलता है, म्यूकस निकलता है। म्यूकस, म्यूकस क्या होता है, हिंदी वाले इसको बोलते हैं श्लेष्म। तो म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है। सर ये क्यों, क्या काम करता है, तो एक तो ये पाचन का भी काम करता है म्यूकस, और दूसरा अब देखो खाना यहां से आगे जाएगा तो इसमें क्या मिला दिया उसने, म्यूकस मिला दिया है, ताकि ये अंदर वाली दीवार पर घर्षण क्या हो सके, कम से कम घर्षण यहां पर हो। तो म्यूकस ने क्या काम किया है, म्यूकस ने खाने की गति को आसान बना दिया है और घर्षण कम हो, अदरवाइज ये जो अंदर वाली दीवार है ये वाली ये छिल नहीं जाएगी। तो म्यूकस क्या काम करता है, भोजन की गति को स्मूथ बनाता है, घर्षण रहित बनाता है। तो आपको याद क्या रखना, ऑक्जेंटिक कोशिका को याद रखना, ये पूछा गया है, और हिस्टामिन को याद रखना एंटी एलर्जिक प्रोटीन है, ये भी यहां पर पूछा गया है। बात समझ में आ रही है। तो ये म्यूकस क्या काम करता है, म्यूकस खाने की गति को फ्रिक्शनलेस बनाता है, घर्षण रहित यहां पर बनाता है। आ रही बात समझ में। अब देखो आगे कहानी आगे बढ़ाते हैं अपन इसके। अभी जो मैं बात कर रहा था मैंने बोला था कि यहां पर क्या होता है, आमाशय में क्या होता है, ये आमाशय में जो होता है भाई HCl निकला, भाई आपने समोसा खाया इसके ऊपर क्या निकला, सबसे पहले HCl निकला। भाई अब यहां पर HCl निकलना तो सर इसमें पंक्चर क्यों नहीं हो रहा है, आमाशय की दीवार टूट क्यों नहीं रही है, उसके दो तीन रीजन होते हैं। क्योंकि आमाशय में देखो जो लेयर जो होती है उस लेयर में यहां पे म्यूकस लेयर पाई जाती है, आमाशय में म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर क्या होती है, जैसे आपने एक टॉफी देखी होगी, जेली टाइप की टॉफी आती है, देखिए आपने, उस जेली में 90% क्या होता है, पानी ही पाया जाता है। उस जेली में 90% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता। वैसे ही जेली लाइक एक स्ट्रक्चर यहां पे होता है, उसको म्यूकस लेयर बोलते हैं, म्यूकस परत बोलते हैं। अब देखो, अब कुछ HCl मान लो इस म्यूकस के संपर्क में आया, चूंकि यहां पर पानी की मात्रा ज्यादा है तो पीएच क्या हो जाता, पीएच को यहां पर ये बढ़ा देते हैं, पीएच यहां पर क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है। बात को समझ में आ रही है। तो इसीलिए क्या होता है, यहां पर जो HCl निकलता है ये इसको जलने से क्या हो जाता है, ये बच जाता है। और दूसरा डिटेल है मैं आपको बता जरूर देता हूं, HCl ऐसे नहीं बनता। आपने समोसा खाया है तो एक तरफ से आते हैं H+ आयन और दूसरी तरफ से आते हैं Cl- आयन, और दोनों समोसे के ऊपर ही HCl क्या होता है यहां पर बनता है। उसकी मैकेनिज्म मैं आपको बतानी, नहीं तो फिर वो ज्यादा वो डिटेल आपके काम का नहीं रहेगा। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया कि यहां पर क्या होता है, कैसे ये काम कर रहा है। चलो आगे बात करते हैं, हम इसके एंजाइम की बात कर लेते हैं कि भाई साहब आमाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। आमाशय में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ध्यान से आप देखो। अब ये कुछ पाचन तो होगा, तो इस आमाशय में एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम आप देखिएगा, नाम मेरे ख्याल से आपने सुना होगा, इसको बोला जाता है, ये कहलाता है रेनिन कहलाता है। दूसरा एंजाइम होता है पेप्सिन।
और तीसरा एंजाइम होता है कौन सा, लाइपेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो जो आमाशय जो होता है, आमाशय में 3 एंजाइम पाए जाते हैं, कौन कौन से, पहला रेनिन, दूसरा पेप्सिन और तीसरा आपको देखने को मिलेगा कौन सा, लाइपेज एंजाइम। सर ये एंजाइम काम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, एक रिएक्शन में लिख रहा हूं, रिएक्शन को देख के सारी बातें आपको इसी में समझ में जाएंगी। ध्यान से आप देखना, क्योंकि इसके ऊपर ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, ये है क्या, कैसीन। कैसीन, कैसीन को बोला जाता है, ये होता है मिल्क प्रोटीन, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन। कैसीन का पाचन कौन करता है, देखो देखो यहां पर ध्यान दो, बात करते हैं, देखो एक प्रोटीन होता है कैसीन प्रोटीन, यदि आपने नाम सुना हो। देखो तो कैसीन प्रोटीन कहां पर पाया जाता है, ये दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है कैसीन प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन कहां मिलता है, 50 बार क्वेश्चन पूछा है, तो आप बताना दूध में मिलता है। अगला वो क्वेश्चन करता कि दूध का जो सफेद रंग जो होता है ये किसकी वजह से होता है, सो आप बताना इसी कैसीन प्रोटीन की वजह से दूध का सफेद रंग होता है। अब ध्यान से देखो, जो भी आपने दूध पिया है उस दूध का पाचन कौन करता है, सबसे पहले रेनिन एंजाइम क्या काम करेगा, ये 1.8 पीएच कहां से आ गया, वही ऑक्जेंटिक कोशिका ने HCl को निकाला जिसकी वजह से पीएच इतना मेंटेन हो गया। जो भी आपने दूध पिया है तो रेनिन क्या काम करेगा, इस दूध को कैल्शियम पैराकैसिनेट में तोड़ देगा। फिर रोल आता है पेप्सिन का। पेप्सिन क्या काम करेगा, इस कैल्शियम पैराकैसिनेट को पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड की लंबी श्रृंखलाओं में तोड़ देता है। बहुत बेसिक यदि बात करूं मैं आपसे, बहुत नॉन टेक्निकल यदि मैं बात आपसे करूं, तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि दूध में मौजूद प्रोटीन का पाचन रेनिन और पेप्सिन एंजाइम करते हैं। किसी ने पूछा कि भाई कैसे करते हैं, तो मैंने बोला भाई देखो ऐसे करते हैं कि भाई कैसीन प्रोटीन ये था जो दूध में मौजूद था, तो रेनिन ने क्या काम किया, कैल्शियम पैराकैसिनेट में तोड़ दिया। पेप्सिन ने क्या काम किया, पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड की लंबी श्रृंखलाओं में यहां पर तोड़ दिया। तो पाचन की परिभाषा ही यही थी क्या, कि बड़े अणुओं को एंजाइम की सहायता से शरीर के अलग पाचन तंत्र के अलग अलग भाग में, डाइजेस्टिव सिस्टम के अलग अलग पोर्शन में छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, यही तो था यहां पर क्या, यही तो था पाचन। तो कुछ लोग याद कर लेते हैं, कैसे सीधा याद कर लेते हैं कि दूध में मौजूद कैसीन प्रोटीन का पाचन रेनिन और पेप्सिन करते हैं, अच्छी बात है। अब किसी ने पूछ लिया कैसे करते हैं, तो भाई साहब ऐसे करते हैं। तो रेनिन और पेप्सिन इनका मैंने काम आपको बताया। तीसरी बात आती है किसकी, लाइपेज की बात आती है। सर लाइपेज क्या काम करता है, सो ध्यान से देखो, जो कुछ भी आप खाते हो, क्या बसा, जो आप फैट खाते हो, जो आप तेल खा रहे हो, जो आप घी खा रहे हो, उस बसा का जो पाचन जो करता है ये कौन करता है, ये लाइपेज एंजाइम करता है। ये इसे तोड़ देता है किसमें,
ये देखो, ये है लाइपेज का काम। वही 1.8 pH पर। तो जो तेल या घी जो आपने खाया था, जो आप तेल या घी खा रहे थे, बसा था, उसका पाचन कौन करता है? आमाशय से निकला लाइपेज एंजाइम। ये जो होता है, ये से बसी अम्ल और ग्लिसरॉल में क्या कर देता है? ब्रेक डाउन कर देता है, इसे तोड़ देता है। तो आमाशय में कितने एंजाइम? 3 एंजाइम। कौन कौन से? रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज एंजाइम पाए जाते हैं। काम क्या करते हैं? तो रेनिन का काम यहां पर यह होता है कि भाई दूध का पाचन कर दो। रेनिन और पेप्सिन दोनों का काम कैसे करते हैं? सो ये लिखी रिएक्शन। और 50 बार क्वेश्चन पूछा गया कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आप देख लो, दूध में पाया जाता है कौन सा? कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। एक क्वेश्चन और करता है, अभी वो नोट में मैं आपको लिखाऊंगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? सामान्य भाषा में बोलोगे कि दूध का पाचन ये दोनों कर देते हैं, तेल या घी का पाचन ये कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? सो बोल रहा ये कैसे कर देते हैं। आ रही बात समझ में? अब देखो, अब कुछ नोट में लिख लेते हैं अपन, नोट में जानकारी, क्योंकि क्वेश्चन बने हुए हैं। नोट में देखो, नोट में अपन लिखेंगे कौन सी? पहली जानकारी। पहली जानकारी हम क्या लिखेंगे? आपने कभी देखा होगा दूध उबलने के बाद हल्का सा पीला हो जाता है, जिसने थोड़ा बहुत दूध को देखा होगा। यदि दूध उबलता है तो उबलने के बाद हल्का सा पीला हो जाता है, तो वो पूछता है कि सर ये हल्का पीला क्यों हो गया? उसने क्वेश्चन किया है। वो इसकी वजह से हो जाता है कि दूध में क्या रहता है? कैरोटीन पाया जाता है, जो प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का। उसकी वजह से दूध कैसा हो जाता है? हल्का पीला हो जाता है। याद रखना भाई, कैरोटीन की वजह से। कैरोटीन की वजह से भी क्या हो जाता है? दूध कैसा हो जाता है? हल्का सा पीला हो जाता है। तो ये जानकारी बिल्कुल आप याद रखना। ये कैरोटीन है, और मैं इसके बारे में चर्चा पहले ही आपको बता चुका हूं। केराटिन ये प्रोटीन होता है, और इससे बनता है विटामिन ए, यहां पर बनता है। एक कोशिका और होती है स्पेशल टाइप की, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक कोशिका। यहां से एक हार्मोन निकलता है, गैस्ट्रिन। हालांकि मैं इसको ज्यादा हार्मोन में डिटेल में बताऊंगा, अब चूंकि आम आशय देख ही रहे हैं। तो इतनी जानकारी आप देख लो। हालांकि हार्मोन्स वाले में अपने यहां पे चर्चा यहां पर करेंगे, ठीक है। हाँ, वो सरसों वाला कैरेटिन वो अलग है। ये है कैरोटिन और वो है केराटिन, कृष्णा, ठीक है। तो गैस्ट्रिक कोशिकाएं आमाशय में ही पाई जाती, स्पेशल प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन को निकालती। हालांकि हार्मोन वाले चैप्टर में हम इसको ज्यादा देखेंगे। अब चूंकि आमाशय देख ही रहे थे, तो इसके बारे में अभी हमने यहां पे जानकारी ले ली। जरा यहां पे देखो, कुछ मुझे और जानकारी बतानी सोशल लाइफ से मुझे जोड़कर, जल्दी से आप देखना। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं कुछ आपको यहां पे बता रहा हूं।
हाँ, लैक्टोज तो शुगर होती है, लैक्टोज से एलर्जी कई लोगों को हो जाती, कई लोगों की बॉडी टॉलरेट नहीं करती मनीषा, उनको लगता कि जैसे लैक्टोज पहुंचेगा तो बॉडी को लगता कोई ऐसा प्रोटीन आ गया है जो उनके काम का नहीं है। चलो ध्यान से मेरी बात सुनना। अब मैं इसको थोड़ा सोशल लाइफ से जोड़ के बता रहा हूं, क्योंकि अब चूंकि ये साइंस भी ऐसा है, शरीर से जुड़ा हुआ साइंस है, तो कहीं ना कहीं सोशल लाइफ से अपन जोड़ के इसको यहां पर जरूर यहां पे देखेंगे। तो बात करते हैं सोशल लाइफ से जोड़कर, मैं आपको बता रहा हूं, मेरी पहले आप बात ध्यान से सुनना, ना ये प्री में पूछा जाएगा ना ये मेंस में पूछा जाएगा, हाँ, मगर आपको सोशल लाइफ में, सामाजिक जीवन में बहुत ज्यादा काम का यहां पर ये होने वाला है। तब आप सामने वाले की आप फिजियोलॉजी आप समझ पाओगे, सामने वाले का आप ये समझ पाओगे कि उसको क्या हो रहा है, उसमें क्या दिक्कत यहां पर हो रही है। ठीक है, चलो सो बात करते हैं यहां पर। देखो अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ये शरीर से जुड़ा हुआ क्या है, सिस्टम है। अब शरीर से जुड़ा हुआ सिस्टम से व्यवहार लोगों का कैसा चेंज होता है वो यहां से आपको समझ में आएगा। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना, फिर मैं प्रैक्टिकल करके आपको इसका करा के यहीं से बताता हूं। चलो, तो मैंने बोला जितने भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जितने भी पाचक एंजाइम होते, चाहे एमाइलेज निकला, चाहे लाइसोजाइम निकल रहा है, रेनिन निकल रहा है, पेप्सिन निकल रहा है, लाइपिस निकल रहा है, आगे पढ़ेंगे माल्टेज पढ़ेंगे और ढेर सारे और एंजाइम पढ़ेंगे। जितने भी एंजाइम शरीर से जो निकल रहे हैं, इनका जो निकलना जो होता है ये कैसा होता है सर? इनका निकलना होता है न्यूरल, इनका निकलना होता है मैकेनिकल, इनका निकलना होता है फिजिकल। सर ये आपने कैसी बात बता दी कि जितने भी एंजाइम जो होते हैं, जितने भी एंजाइम जो होते हैं उनका निकलना कैसा होता है, ये होता है न्यूरल, मैकेनिकल, फिजिकल। सर ये क्या है? सर हम तो आर्ट वाले हैं, हम तो कॉमर्स वाले हैं, ये आप क्या बता रहे हो? हमारे तो ये ऊपर से गुजर रहा है। चाहे आप आर्ट वाले हो, चाहे कॉमर्स वाले हो, चाहे होम साइंस वाले हो, चाहे एग्रीकल्चर वाले हो, सभी के साथ ऐसा कुछ होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने भी डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं उनका जो निकलना जो होता है, शरीर के बाहर जो निकलते हैं जूस, वो कैसे निकलते हैं, उनका मैकेनिज्म जो होता है वो होता है न्यूरल, मैकेनिकल, फिजिकल। सर ये लाइन समझ में नहीं आई, हम तो सर कॉमर्स वाले हैं, हम तो पहली बार साइंस पढ़ रहे हैं, हम तो आर्ट वाले हैं सर, हम तो पहली बार साइंस पढ़ रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, मैंने क्या बोला, जितने भी जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उनका निकलना कैसा होता है। पहले बात करते हैं न्यूरल की बात करते हैं, फिर मैकेनिकल की बात करेंगे, फिर फिजिकल की बात करेंगे। जितने भी एंजाइम निकलते हैं वो निकलते हैं न्यूरल। सर ये क्या है? क्या ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, क्या नर्वस सिस्टम से संबंधित है? हाँ, उसी से संबंधित। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं प्रैक्टिकल आपको यहां पे करा रहा हूं, मेरे प्रैक्टिकल ध्यान से आप करते जाना। मेरे प्रैक्टिकल को यदि आप ध्यान से आप करोगे, मेरी गारंटी है रिजल्ट आपको मिलेगा। और जो प्रैक्टिकल को ध्यान से नहीं करेगा तो फिर उसको समझ में ये चीजें नहीं आएंगी। अब चूंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो भाई प्रैक्टिकल तो यहीं से करेंगे, साइंस पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिकल को हम यहीं से करेंगे। आ रही बात समझ में? अब जब प्रैक्टिकल को हम यहीं से कर रहे हैं तो जैसा मैं बता रहा हूं वैसा आप करते जाइएगा, वैसा आप करते जाइएगा। चलो चलो, सबसे पहले क्या काम करना, जैसा मैं बोलूं आप मेरी बातों के ऊपर ध्यान देना और जैसा मैं बोलते जाऊं वैसा आप करते जाना, मैं आपको समझ में जाएगा कि न्यूरल क्या होता है। चलो सबसे पहले क्या काम करना है आपको, क्लोज योर आइज। जितने भी लोग मुझे अभी देख रहे हैं तो सबको अपनी आंखें बंद करनी है, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। फिर मैं आपसे रिजल्ट पूछूंगा, आंसर मैं नहीं दूंगा, आंसर आप दोगे, ठीक है? क्योंकि साइंस पढ़ाता हूं तो मैं प्रैक्टिकल बहुत अच्छा करा लेता हूं, मैं इतनी दूरी से प्रैक्टिकल आपको करा दूंगा, आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना है। चलो करते हैं प्रैक्टिकल स्टार्ट। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं तो क्लोज योर आइज, सभी लोग अपनी आंखें क्या कर लीजिएगा, बंद कर लीजिएगा। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर लो और मेरे शब्दों पर ध्यान देना, जो जैसा ही मैं बोलूंगा वैसा करेगा उसको रिजल्ट भी मिलेगा। तो क्लोज योर आइज, अब हो गया अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट। तो सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे, उम्मीद है सभी ने आंखें बंद कर ली होंगी। जैसा मैं बोल रहा हूं मेरी बातों के ऊपर ध्यान देना। सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। आपके आपके आपको लगी है बहुत तेज भूख लगी है, आंखें कोई नहीं खोलेगा जब तक मैं ना बोलूं। सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, आपको लगी है बहुत तेज भूख लगी है, आपको इतनी तेज भूख लगी है कि अब क्या बताएं कितनी तेज भूख लगी है। और आपके सामने रखा बिल्कुल डेलिशियस फूड रखा हुआ है, बिल्कुल स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ है, जिसको जो पसंद है
वेज वालों को वेज पसंद, उनके सामने वेज रखा है। नॉन वेज वालों को नॉन वेज पसंद है, उनके सामने नॉन वेज रखा हुआ। जिसको मीठा पसंद है उसके सामने मीठा रखा हुआ है। जिसको खट्टा पसंद है उसके सामने खट्टा रखा हुआ है। जिसको तीखा पसंद है उसके सामने तीखा रखा हुआ है। वो बेहतरीन खाना है, वो खुशबू नाक से अंदर जा रही है। बस विद इन अ सेकेंड, थोड़ी देर के बाद सर आप ऑर्डर देंगे और हम लोग खाना शुरू कर देंगे। खाना इतना डेलिशियस सामने रखा हुआ है कि ये मान के चलेगा खाना सामने आते से ही आप चट कर जाएंगे। जो शाकाहारी है उनके सामने शाकाहारी है, जो जो खाते हैं उनके सामने रखा हुआ है। मीठा खाने वालों के सामने बेहतरीन मीठा रखा है, खट्टा खाने वालों के सामने खट्टा रखा हुआ है, थोड़ा तीखा खाने वालों के सामने तीखा रखा हुआ। जिसको जो पसंद है, जिसको वेज में पसंद है पनीर तो उसके सामने पनीर रखा हुआ है। जिसको पसंद है कढ़ी चावल उसके सामने कढ़ी चावल रखा हुआ है। तो जिसको जो भी पसंद है उसके सामने वो रखा हुआ है। बस बस बस, और आप खाने ही वाले हैं। ओपन योर आईज, सभी लोग अपनी आंखें खोलो, सभी लोग अपनी आंखें खोलो। जो मैंने कमेंट्री की थी, कुछ हुआ था शरीर के अंदर क्या? जो मैंने कमेंट्री की थी, आपकी शरीर के अंदर कुछ हुआ था क्या? जो जो हुआ है जल्दी जल्दी से बताओ क्या हुआ था। यश ने तो बता ही दिया, फिर रितिका ने बता दिया कि सर मुंह में पानी आ गया। और बताओ भाई, किसके मुंह में पानी आया? मैंने जो कमेंट्री करी, जिसने बहुत अच्छे से मेरा लेक्चर सुना होगा, मेरी कमेंट्री को सुना होगा, तो उनके मुंह में पानी आ गया होगा। ये तो 100% सी बात है, जिसने ये सुना होगा। और हो सकता कई को भूख भी लगाई हो, ये भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और कई को भूख लगने लगी हो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब आप देखो, यही कहलाता है क्या, इसी को ही बोलते हैं क्या, न्यूरल। देखो, खाना ना आपके पास है, ना खाने की खुशबू आ रही है। मैंने आपकी ब्रेन के साथ केवल खिलवाड़ किया इतनी दूर से बैठ के। मैंने इतनी दूर से बैठ के आपके ब्रेन के साथ क्या किया, खिलवाड़ किया। आपके ब्रेन को मैंने ये ऑर्डर दे दिया, अरे भाई खाना आने वाला है। आपके ब्रेन ने बोला, अरे कि सर बोल रहे हैं खाना रखा सामने, इसका मतलब खाना आने वाला है। तो भाई साहब हुआ क्या, लोग बोले सर मुंह में पानी आ गया। भाई साहब पानी नहीं आया, वो लार आ गई है, वो सलाइवा आ गई, वो एमाइलेज को लेकर वो ढूंढ रही है कि भाई साहब स्टार्च कहां है, मुझे उसका पाचन करना है। क्यों? क्योंकि डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन चालू हो चुका है। इसी को ही बोला जाता है क्या, यही कहलाता है न्यूरल कहलाता है। आ रही मेरी बात समझ में? केवल आपने सोचा मात्र है और मुंह में पानी आ गया। पानी नहीं आया भाई साहब, वो सलाइवा आ चुकी है, वो लार आ चुकी, वो एमाइलेज को लेकर वो स्टार्च को ढूंढ रही है कहां है, और मुंह में स्टार्च कुछ है ही नहीं, खा ही में नहीं रहे हम लोग। तो ये कहलाता है न्यूरल। केवल सोचने मात्र से एंजाइम निकलने लगे। सर ये तो, ये कैसा है, ये हमने केवल सोचा और एंजाइम निकलने लगे। अब आप देखो, इसका मैं सोशल लाइफ के ऊपर बताता हूं, इंपैक्ट आपको यहां पे बताता हूं। सोशल लाइफ के ऊपर मैं इसका इंपैक्ट आपको यहां पे बताता हूं क्या होता। ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको बहुत काम पड़ेगा। मतलब आपको जीवन में इतना काम पड़ेगा कि जब कभी भी आप 50-60 साल के होगे तो आपको कभी याद आएगा कि कोई ऐसा था जिसने हमें ये सिखा दिया था, तो हम ये बातें समझ पा रहे हैं सामने वाले की। ध्यान से मेरी बात सुनना। सिक्रीशन कैसा था? ये था न्यूरल। केवल आपने सोचा। आप कभी घरों में देखना, घरों में आप देखो, घरों में क्या होता है, जैसे घरों में आपके कुछ एल्डर्स जो होंगे, जो बुजुर्ग जो होंगे, तो वो कैसे होते हैं? उनने बोला मान लो वो डेली खाना खाते हैं कितने बजे, 12 बजे खाना खाते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको समझ में आएगा। मैं घर घर का सिनारियो बताता हूं, मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है सब चीजों का। तो मान लो घर में कोई बुजुर्ग हैं, दादा हैं या दादी हैं, नाना है या नानी, कोई भी बुजुर्ग हैं, उनका देखना, उनका खाना खाने का एक फिक्स शेड्यूल होता है, एक निश्चित समय होता। ध्यान से मेरी बात समझना। मान लो एक कपल था, हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड के मम्मी पापा थे, मतलब जो था, जो वाइफ जो थी उसके क्या हो गए, उसके हो गए फादर इन लॉ हो गए, मदर इन लॉ हो गए, इनके हो गए सास और ससुर हो गए, और बच्चा हो गया, मान लो एक बच्चा था। तो उनका बढ़िया भरा पूरा परिवार था। ध्यान से मेरी बात सुनना। इनके दादाजी जो थे, जो फादर इन लॉ साहब थे, रोज 12 बजे खाना खा लेते थे। आज वो महिला जो खाना बनाती है, मतलब उसकी बहू जो थी, हो सकता है कुछ लेट हो गई हो, घर के भी बहुत सारे काम होते, उसमें कुछ लेट हो गई हो। उसने उनके दादाजी को खाना 12 बजे की बजाय कितने बजे सर्व किया? उसने खाना सर्व किया 12:30 बजे सर्व किया।
मगर डेली वो 12 बजे खाना खाते थे। मगर हो सकता था कोई काम लगा हो, कुछ भी हो सकता था। महिला ने खाना कितने बजे सर्व किया उसको, उनको 12:30 बजे खाना यहां पर दिया। अब जब 12:30 बजे खाना उनने यहां पर दिया तो वो दादाजी मान लो रोज 4 रोटी और दाल चावल खाते थे। अब जब 12:30 बजे उन्होंने दिया तो उन्होंने 1 रोटी खाई और थोड़ा सा क्या खाया, दाल चावल खाया। इस महिला को क्या लगा, इस महिला को यह लगा अरे कि पापा को मैं रोज 12 बजे खाना देती थी, सो रोज पापा 12 बजे खाते थे, बढ़िया खाते थे, 4 से 5 रोटी खाते थे और दाल चावल भी खाते थे। आज मैं 12:30 बजे लेट का हो गई, पापा ने केवल 1 ही रोटी खाई और थोड़ा सा ही चावल खाया है। तो इस महिला का क्या हो गया, इस महिला का हो गया मूड ऑफ हो गया। अरे अब इसका महिला का मूड ऑफ क्यों हुआ पता, ये क्या सोच रही, अरे देखो दिन भर से मैं काम करती रहती हूं, दिन भर से मैं काम में लगी रहती हूं, शादी को 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, रोज 12 बजे खाना देती हूं, केवल आज ही तो आधे घंटे लेट हुआ था, आज आधे घंटे लेट हुआ था, इनने केवल 1 रोटी खाई पापा ने और थोड़ा सा चावल खाया। इसका महिला का दिमाग खराब हुआ। अब महिला का दिमाग खराब है, अब भारतीय समाज उससे ससुर साहब से तो बोलने से रही, उनसे तो लड़ने से रही, अब वो किसका वेट कर रही है, अब वो वेट कर रही है अपने हस्बैंड का वेट कर रही है। अब बेचारा हस्बैंड आया, किसी मेट्रो सिटी में रहता होगा, कार वार में धक्के वक्के खा के आया, बस में मेट्रो में सफर करते हुए शाम को वो घर पहुंचा 6 बजे। वो हस्बैंड अपनी ड्रेस उतार नहीं पाया, इस महिला ने उसको बोलना शुरू कर दिया, क्या, अरे कहीं पापा को समझाओ, शादी को 4 साल हो गए, रोज 12 बजे खाना देती थी, केवल आज ही तो हुआ मैं लेट, आज ही तो मैं केवल आधे घंटे लेट हुई, और वो भी मेरा काम नहीं था, घर का ही काम था, कुछ पर्सनल काम से मैं लेट हुई नहीं। आज मैंने पापा को 12:30 बजे खाना दिया, उनने खाना नहीं खाया, उनके चक्कर में खाना मैंने नहीं खाया। अब इस पति को उसने अपनी बात बता दी, पति बेचारा थका हारा आया था। अब पति ने बात तो यहां पर सुन ली। अब चूंकि यदि पति मेरे से पढ़ा होगा या पत्नी मेरे से पढ़ी होगी वो, तो उनको तो पता होगा, दादाजी की तो बात दूर की बात है, तो वो मेरे से काफी उम्र में बड़े होंगे। तो यदि पति, अब ऐसा तो है नहीं कि ये पति खाना न खाए, ये तो खाना खाएगा, वो बोले गुस्से मैंने तुम्हारा खाना नहीं बनाया, बोले कोई दिक्कत नहीं, बेचारा वो बाहर जा खाया आएगा, क्योंकि उसको तो घर चलाना, उसको कल फिर ऑफिस जाना है, उसको तो कल फिर ऑफिस जाना, उसको तो कोई मतलब खास रहेगा नहीं उसको। तो हो सकता है वो पति मेरे से ना पढ़ा हो सकता वो लड़की जिसने खाना बनाया हो वो मेरे से ना पढ़ी हो। सर इनके घर में ये लड़ाई क्यों हो गई, सर ये हो क्या गया, ये सिस्टम क्या हो गया, ये चल क्या रहा है इनके घर में। भाई साहब इसी को बोलते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, यही कहलाता मानव की जो कारक शरीर की कार्य करने की भौतिकी। सर ये कैसा है फिजियोलॉजी में, देखो ध्यान से सुनना, मैंने इतनी दूर से बैठे हुए आप सभी के मुंह से लार निकलवा दी थी, निकल गई थी लार, तो आपने क्या बोला, आपने बोला कि सर ये न्यूरल सिक्रीशन है, मतलब सोचने मात्र से ही क्या होता है सर लार निकल जाती। अच्छा सर सोचने मात्र से निकल जाती, तो भाई मेरे देखने मात्र से भी तो निकल जाती लार, नहीं निकलती। दादाजी जो डेली खाना खा रहे थे, 12 बजे खाना खा रहे थे, उनने घड़ी को देखा, ये आंख, इसको बोलते आई रिसेप्टर, आंखों ने देखा घड़ी को, घड़ी ने बोला 12 बज रहे, आंखों ने ऑप्टिक नर्व के थ्रू सूचना दी भाई साहब ब्रेन को, ब्रेन को बोला ब्रेन भाई साहब 12 बज रहे हैं, ब्रेन समझ गया कि भाई साहब रोज 12 बजे खाना मिलता। ब्रेन ने ऑर्डर दिया पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक को, पूरे पाचन तंत्र को कि भाई साहब पाचक जूस निकालना शुरू कर दो, क्योंकि 12 बज चुके हैं, इसका मतलब भोजन आने वाला है। अब 12 बज गए, अब यहां से जैसे आपकी लार निकलने लगी, यहां से पूरे जूसेस निकलने लगे। मैंने इस प्रैक्टिकल को बीच में ब्रेक कर दिया, यदि मैं प्रैक्टिकल को आगे बढ़ाता तो कई के पेट में गर्मी लगने लगती, मैंने ज्यादा आगे नहीं बढ़ाया। सर गर्मी क्यों लगती, इसलिए लगती क्योंकि भाई साहब HCl आ जाता वहां से ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से, और HCl का पीएच होता 1.3 पीएच, और वो आपको गरम गरम लगने लगता, पेप्टिक अल्सर होने की दिक्कत हो जाती, इसलिए मैंने प्रैक्टिकल को बीच में रोक दिया। मैंने कहा चलो आंखें खोल लो, तो आपके मुंह में केवल लार आ पाई, थोड़ी देर के बाद पेट में गरम गरम लगने लगता, क्योंकि वो HCl आ जाता ढूंढते हुए कि कहां है रेनिन पेप्सिन, बताओ भाई कहां पाचन, क्या करना मुझे। तो जैसे ही आंखों ने देखा 12 बज रहे हैं, तुरंत सूचना दी ब्रेन को, ब्रेन ने ऑर्डर दे दिया पूरे पाचन तंत्र को, भाई साहब जूस निकालो 12 बज चुके हैं। तो वहां से लार से एमाइलेज, रेनिन, पेप्सिन, लाइपेज सब निकल के आ गए। और खेल कितने समय का है, 15 मिनट का तो खेल है। अब 12 बजे पूरे जूसेस निकलने लगे, 12 से हो गए कितना, 12:15 हो गए, 12:20 अधिकतम हुए, लो जूसेस खत्म हो गए, जूस खत्म हो गए। अब तुम मेरे सामने खाना ला रहे हो, अब सुना है कि भाई भूख मर गई, तो भाई साहब उसकी भूख अब मर चुकी है,
मरने का मतलब यहां पे ये है उसके पाचक एंजाइम जो बने थे वो खत्म हो गए, दोबारा बनने में 4 से 5 घंटे का समय फिर लगेगा, तब दोबारा से एंजाइम फिर बनेंगे। तो उनने जो बोला था, पापा ने जो बोला था कि मुझे भूख नहीं है, उन्हें गलत नहीं बोला था, उन्हें बिल्कुल सही बोला था। और ना ही वो गुस्से में है, वो गुस्से में भी बिल्कुल नहीं है भाई। पाचक एंजाइम निकल चुके हैं, अब आप जबरदस्ती खाओगे तो खाना, भाई कई बार ऐसा होता है ना, जब आपके खाना पसंद का नहीं होगा तो पानी पी पी के आपको खाना पड़ेगा, लार तक नहीं निकलेगी, ब्रेन में बोलेगा भाई क्या खा रहे हो तुम, ये मेरे पसंद का है ही नहीं, ब्रेन बंद कर देगा, ब्रेन बोलेगा नहीं भाई साहब लार को मत निकालो, पानी पी पी के आपको खाना पड़ेगा, जबरदस्ती खाना पड़ेगा, क्योंकि भाई ब्रेन मना ही कर रहा है। और जो खाना आपकी पसंद का है, पानी तो पी, आप हाथ नहीं लगा पाओगे पानी को, आपको लगेगा पानी से पेट कौन भरे, पूरा खाना मैं ही खा लेता हूं, इतनी स्पीड से लार निकलेगी। और तो उनके एंजाइम खत्म हो चुके थे, उन्हें ठीक बोला कि हमें भूख नहीं है, गलत थोड़ी उसने बोला, बिल्कुल उसने सही बात यहां पर करी है। उन्होंने बोला हमें भूख नहीं है, मगर इस महिला ने उसको गलत तरीके से लिया। महिला को लगा पापा नाराज है, पापा नाराज नहीं है भाई साहब, पापा को भूख ही नहीं है, पापा के एंजाइम खत्म हो गए, दोबारा बनने में 4 घंटे का समय लगेगा, और चूंकि उम्र 60 साल हो चुकी तो 5-6 घंटे का भी लग सकता है। आ रही बात समझ में? और देखो और एग्जाम्पल बताता हूं मैं, और एग्जाम्पल। घर में दिक्कत होने का सबसे बड़ा रीजन यही से होता है क्योंकि लोगों को फिजियोलॉजी समझ में नहीं आती, मानव कार्य की समझ में नहीं आती, कैसा शरीर काम करता है, और लोग लगे हुए रहते हैं, उनको लगता कि भाई साहब किसी ने टोना टोटका कर दिया, इससे हमारे घर में ये लड़ाई झगड़ा होता रहता है। बात समझ में आ रही? कभी आप देखना बुजुर्गों को देखना, मान लो आपने बोला कि भाई वो 12 बजे खाना खा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो 12 बजे यदि वो खाना खा रहे थे तो आपने काम किया, आपको कहीं पर जाना था, महिलाओं को हो सकता कहीं शॉपिंग वगैरह कहीं जाना हो, तो उस वहां की घर की जो महिलाएं थी उन्होंने किसी बच्चे को भेजा कि जाओ दादू को बुलाओ खाना खाना है। अब बच्चा दौड़ते दौड़ते गया, तो उन्होंने बोला दादू को, जाके उसने बोला कि दादू खाना खा लो, तो दादू ने बच्चे से बोला कि जाओ घड़ी देख कर आओ कितने बजे हैं। अब देखो उनने इसको क्या बोला, जाओ घड़ी देख कर आओ कितने बजे हैं, तो घड़ी से हार्मोन्स एंजाइम निकलेंगे। दादू ने इस बच्चे को क्या बोला, जाओ घड़ी देख कर आओ। अब बेचारा बच्चा फिर आया, वो घड़ी देखते उससे बनती नहीं है, 3 साल का बच्चा, उसने किसी को पकड़ा, भाई चाचू बताओ कितने बजे हैं, तो चाचू ने बोला भाई साहब अभी बच्चे 11:15 बजे हैं। वो फिर गया दौड़ते दौड़ते, उसने बोला कि दादू चिल्ला के बोला कि 11:15 बजे हैं। तो दादू ने वहां पर यह बोला कि भाई अभी खाना मैं नहीं खाऊंगा, ये डेली 12 बजे खा रहे, क्या बोला अभी खाना में, अभी क्या है, अभी समय है। घर में जिसने खाना बनाया है इसको ये लग रहा है अरे कि पापा 15 मिनट पहले खाना खा लें, आधा घंटा पहले खाना खा लें तो हम आधा घंटा पहले फ्री हो जाएंगे, हमें मार्केट जाना है, हम कुछ सामान खरीदने जाना है। ये कैसे ये बोल रहे हैं कि मैं आज भी 12 बजे खाऊंगा? ये तुमको इतना सोचना चाहिए कि भाई इतने साल से मैं खाना यहां पे बना रही हूं, आज यदि आधे घंटे पहले खाना खा लेंगे या 15 मिनट पहले खाना खा लेंगे तो इनको क्या हो जाएगा, ये मुझे परेशान करने के लिए बैठे। ये सब सोच रही वो महिला, ये सब वो कौन सोच रही है, वो महिला सोच रही है। तो भाई साहब उस महिला को सोचना चाहिए कि सिक्रीशन होता भाई, ये न्यूरल होता सिक्रीशन। पापा जब तक 12 नहीं बजेंगे उनके एंजाइम निकलेंगे नहीं, वो खाना खा ही नहीं सकते क्योंकि उनको भूख नहीं लगेगी। फिर कई लोग बोलते अरे 15 मिनट पहले भूख नहीं लग रही थी, 15 मिनट बाद इनको भूख लगाई। तो प्रभु ये होता सिक्रीशन, न्यूरल सिक्रीशन होता, देखने मात्र से एंजाइम का सिक्रीशन चालू हो जाता है। इसलिए वो 15 मिनट आपके लिए 15 मिनट होगा भाई साहब, खेल तो केवल 15 मिनट का ही है, खेल तो केवल 15 मिनट का। इसलिए घर में आप देखना जितने भी जो एल्डर्स जो होते हैं, जितने बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, इनका खाने का एक बिल्कुल टाइम पीरियड निश्चित होता, सुबह इतने बजे शाम को इतने बजे, सुबह इतने बजे शाम को इतने बजे। यदि वहां से आगे पीछे हुआ तो वो खुद बोल देते हैं आज तो भूख नहीं लगी, भूख मर गई, आज तो खाना तो समय से मिल जाए तभी ठीक लगता है, अब तो भूख मर चुकी है। और घर की महिलाएं क्या सोचते, अरे आधे घंटे ही तो लेट मिला, इतनी मेहनत मैं कर रही हूं, आधे घंटे में इनके नखरे देखो, आधे घंटे पहले खा लेंगे बाद में खा लेंगे क्योंकि पहाड़ टूट जाएगा। पहाड़ नहीं टूटेगा भाई साहब, एंजाइम नहीं निकलेंगे, पाचन यहां पर नहीं होगा, पाचन यहां पर नहीं होगा। तो सिक्रीशन कैसा होता है, न्यूरल। लोगों को पता भी कई को नहीं होता मगर सभी के साथ ऐसा होता है, सभी के साथ ऐसा ही यहां पर होता है। आ रही बात समझ में? तो अब जितने लोगों को मैं पढ़ा चुका हूं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, तो ये बात तो अब उनको समझ में आनी चाहिए। जो बुजुर्गों का जो डाइट प्लान होता, खाने का एक समय होता, वो एक निश्चित समय होता, आपको उसी समय उनको खाना देना चाहिए। यदि उस समय आप खाना नहीं देंगे तो उनका साइकिल गड़बड़ा जाएगा, या तो वो खाना नहीं खाएंगे या तो वो कमजोर या बीमार होंगे। तो चूंकि आपको ही इलाज फिर कराना रहेगा तो उनको वो निश्चित समय से ही आपको क्या देना पड़ेगा, खाना यहां पर देना पड़ेगा।
आई बात समझ में? और सुनो कहानी। अब थोड़ी बुजुर्गों की बात हो गई तो बुजुर्गों को पहले निपटाते हैं, फिर इसके ऊपर अपन आते हैं। आगे बात करते हैं न्यूरल होता है। अच्छा, मैकेनिकल और फिजिकल क्या होता है? जैसे ही आप स्वाद खाना जो था आपने जीभ पर टच किया, आहा, ब्रेन को बड़ा अच्छा लगा कि बहुत बेहतरीन खाना बना, तुरंत लार निकलना शुरू हो जाएगी। ये कहलाता है मैकेनिकल कहलाता है। आ रही बात समझ में? इसे ही बोला जाता है क्या? इसे ही कहा जाता है मैकेनिकल कहा जाता है। और सुनो बात, अब चूंकि बूढ़ों की बात है उनको थोड़ा कंप्लीट अपन करते हैं। कभी किसी छोटे बच्चे को आप बाजार ले गए हो, मेले में ले गए हो, कहीं बाजार वगैरह ले गए हो, कहीं भतीजा भांजी वगैरह जो कोई भी जो है, कहीं छोटे बच्चे को आप कहीं पर यहां पे बाजार ले गए हो घुमाने के लिए? कोई ले गया है? छोटे भतीजे को, भांजे को, भांजी को यदि आप बाजार घुमाने ले जाओगे तो वो क्या बोलेगा? चाचू या बुआ जो भी कुछ है वो बोलेगा मैं ये आइसक्रीम खाऊंगा। आपने उसको आइसक्रीम ला के दे दी। आगे उसको और कुछ दिखाई दे रहा है, आगे उसको दिखाई दे रहा चाउमीन दिखाई दे रहा, अब वो बोलेगा अब मैं ये चाउमीन खाऊंगा। थोड़ी उसने चाटी, आपको दे दी, आपने बोला क्या? अब मैं चाउमीन खाऊंगा। अब आप उसको क्या बोलते हो? आप उसको ये बोलते हो अरे बेटा पहले इसको खत्म कर ले, आइसक्रीम पहले तू पूरी खा ले, ये खा लेगा मैं तुझे। अगर टॉफी भी खिला दूंगा, ये थोड़ा थोड़ा चाट चाट के पीछे सप्लाई करते जा रहा, लो तुम लोग खाओ, तुम लोग खाओ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा कर क्यों रहा है ये? क्या आप उस बच्चे को ये सिखा पाओगे? वो छोटा सा बच्चा है कि नहीं नहीं तू उसको पूरा खत्म कर, वो रोने लगेगा, ज्यादा परेशान उसको आप करोगे, वो फेंक देगा, लो नहीं खाना, और लो अब तो बाजार में रो रहा हूं मैं। मेरी बात सुन, लोग बच्चे को डांटते हैं, मैं कह रहा हूं तुम कितना उसको डांट लो तुम उसको सुधार सकते ही नहीं हो। सर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, जो बच्चा जो होता है, अपन ब्रेन पढ़ेंगे तो आगे बताऊंगा, बच्चे का एक सेंटर होता है उसको बोलते हैं एपेटाइट सेंटर कहा जाता है। और इस एपेटाइट सेंटर में क्या होता है? हंगर वाला सेंटर, एपेटाइट मतलब होता है भूख, हंगर वाला सेंटर होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो एपेटाइट सेंटर बहुत ज्यादा स्टिमुलेटेड रहता है, बहुत ज्यादा उत्तेजित रहता है, तब वो बोलता है ये खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, वो बहुत सारी चीजें वो खाता है, चाटता जाएगा, खाएगा तो कुछ खास नहीं, क्योंकि एपेटाइट सेंटर क्या होता है उसका, ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। अब बच्चा बड़ा हुआ, कई घरों में आपने सुना होगा कर ले मस्ती, रुक जा अगले साल से तेरे को कहां भेजना है? स्कूल भेजना है, फिर आएगा समझ में तेरे को। कई घर वाले बच्चों को बोलते हैं ठीक है कर ले आज मस्ती, रुक जा, आ रही अभी जुलाई आ रही है, अब देखना अगले साल तू स्कूल जाएगा तो 4 घंटे फिर स्कूल में रहेगा। सुना होगा बच्चों को महिलाएं ऐसा बोलती भी हैं। अभी बच्चा छोटा था, अब बच्चा स्कूल में गया, अब स्कूल में गया तो अब इसको टेंशन शुरू हो गई, तनाव शुरू हो गया। भाई नर्सरी नर्सरी तो निकल गई, अब आ गया ये फर्स्ट में आ गया, अब तनाव शुरू। अब वहां मास्टर बोला ये लिख के लाओ, अब इसको होमवर्क भी करना, अब इसको तनाव आना शुरू हो रहा है। देखो आप बच्चे को मानो या ना मानो, इसको तनाव, आप इसका व्यवहार देखना, यदि आप बहुत कीन ऑब्जर्वेशन करते हो बच्चे का व्यवहार बदल जाएगा। बच्चा जितनी शरारत 1 साल पहले कर रहा था थोड़ी शरारत कम हो जाएगी, आपको लगेगा बहुत गंभीर हो गया, ऐसा उसके ऊपर तनाव आना शुरू हो चुका है। फर्स्ट में आया जैसे तैसे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, होते होते बोर्ड में पहुंचा, आपने फिर तनाव दिया, अरे नहीं 10th है बोर्ड, अच्छे से पढ़ाई करनी है, बच्चे को और तनाव है अभी। फिर बच्चा 12th में आया, बच्चे को फिर और आपने तनाव दिया, अरे 12th का एग्जाम है भाई, यहां से तो डिसाइड होगा कौन सा कॉलेज तुम्हें यहां पे मिलने वाला है, अच्छी मेहनत करनी है, बोर्ड में अच्छे नंबर। अभी उसको तनाव बढ़ता जा रहा है, चलो बच्चे ने अच्छी मेहनत की, कोई अच्छा कॉलेज भी उसको मिल गया, अच्छा कैंपस सिलेक्शन भी, कॉलेज मिला, अब फिर तनाव उसको कैंपस सिलेक्शन का कि भाई चलो 12वीं तो कर ली, कॉलेज भी हो गया, कहीं कैंपस सिलेक्शन हो जाए, अच्छा कैंपस सिलेक्शन हो गया। अभी भी तनाव है कि अरे अभी उसको और तनाव, अभी तनाव उसका जीवन में उसका तनाव शुरू हुआ है, अभी तो तनाव का नया फेज शुरू हुआ है। अब वो कहीं मेट्रो सिटी में कहीं जॉब करने लगा, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, कहीं भी जॉब करने लगा। सर इसको तनाव है, अरे इसको और तनाव है, क्यों तनाव? इसको अब उल्टा तनाव हो गया। अब ये तो हो गया 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का, इसके मदर फादर हो रहे हैं 50-60 साल के।
अरे अब इनका स्वास्थ्य भी तो उसको देखना है। वो रह रहा कहां पे, बेंगलुरु, नोएडा, गुड़गांव, यहां पे रह रहा, और इनका स्वास्थ्य, ये बूढ़े हो रहे हैं, वो जवान हो रहा है, इनका स्वास्थ्य भी तो उनको देखना है। इनको खांसी होगी, उसको टेंशन हो गया, यार मैं इतना दूर हूं, भर वो फोन लगाया गया, वहां देखना मम्मा को क्या हो गया, थोड़ा उनको डॉक्टर के यहां दिखा, अभी उसको तनाव कम नहीं हो रहा उसका। अच्छा, अभी इनका तनाव धीरे धीरे कम हो रहा, क्योंकि अब बच्चा सेटल हो रहा है, धीरे धीरे करके कम आ रहा है, मगर अभी तनाव इनको भी है। इनने बोला अब क्या काम करना, अब लड़का जो है उसके लिए भाई शादी करानी, इनको अब शादी का तनाव है। अच्छा, तनाव उसको भी है, वो लड़के को तनाव के, अरे अभी तो अकेला हूं तो कहीं भी चल जाता, इतने कम में गुजारा कर लेते, अभी शादी हो जाएगी तो फ्लैट लेना पड़ेगा, ये खर्च वो खर्च, फिर कर इनका खर्च, उसका खर्च और अपना खर्च, उसको तनाव कम नहीं होना, उसका तनाव बढ़ना है। अब इन लोगों ने हस्बैंड जो थे, मम्मी पापा थे, बच्चे की शादी कर दी, बच्चे की शादी कर दी, और ये शादी करके ये हो गए बिल्कुल फ्री हो गए। चलो भाई, हमने बच्चे को पढ़ा दिया, बच्चा नौकरी करने लगा, अब बच्चा अपना कमाएगा खाएगा, वो अब अपना देखेगा। अब हम तो अपने रिटायरमेंट वाली बची जिंदगी 30-40 साल जो बची है, इसको बेहतरीन तरीके से अब जिएंगे। चलो, इनका तनाव क्या हो रहा, धीरे धीरे अब कम हो रहा है, तनाव अब उसका बढ़ रहा है, अब वो खाना नहीं खाएगा उतना, अब इनका तनाव क्या हुआ कम, मगर अब इनकी उम्र हो चुकी थी भाई साहब 60 साल 65 साल। अब देखना ध्यान से, ये जो बुजुर्ग जो था, इसका तनाव 60 साल 65 साल में आके लगभग ना के बराबर हो गया, कम हो गया इसका तनाव। अब जब इसका तनाव कम हुआ तो ब्रेन का फिर वही सेंटर, एपेटाइट सेंटर, जो भूख को स्टिमुलेट करता था, जो भूख को पैदा करता था, वही सेंटर फिर से स्टिमुलेट होगा। ये क्यों नहीं होगा? अब जब तक तनाव था सप्रेस था, जैसे ही तनाव खत्म हुआ वो फिर से होगा स्टिमुलेट। फिर आपने सुना होगा, जैसे जैसे बुजुर्ग बड़े जो होते हैं, बुजुर्ग होते जाते हैं, उनसे बच्चों की तरह व्यवहार करना चाहिए। सर क्यों करें बच्चों की तरह व्यवहार? अब देखो इनका अब कमाल इनका अब देखने को मिलेगा। अब ये हो रहे हैं बूढ़े, ये हो गए कितने साल के, ये हो गए 65 साल के। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अब एक घर है, घर में ज्वाइंट फैमिली है या न्यूक्लियर फैमिली कैसे भी आप बोल लो। अब घर में जो दादाजी थे, इनकी हो गई उम्र 60 साल हो गई। अब ठीक है, अब इनके नाती पोते भी हो गए, इनकी बहुएं भी हो गए, इनके बेटे भी हैं। दादाजी ने ऑर्डर दिया कि आज खाऊंगा मैं पूरी खाऊंगा, आज पूरियां बननी चाहिए। चलो आज पूरियां बन गई। दादाजी ने बोला कि आज मैं खाऊंगा कढ़ी खाऊंगा, आज कढ़ी बननी चाहिए। अच्छा, महिलाएं क्या होती हैं, अब भारतीय संदर्भ महिला इससे बोलने से रही। अब देखो महिला क्या बोलती, महिला ये बोलती, अरे पापा को तो देखो 65 साल की हो गए, 60 आ गए हैं, आज बोलते पूरी खाऊंगा, कल बोल रहे थे रसगुल्ला खाऊंगा, फिर बोल रहे थे कढ़ी बना दो आज। स्वास्थ्य देख ही नहीं रहे हैं, परसों को दस्त लग गए थे, बोल रहे मगर कढ़ी खाऊंगा आज। फिर ये बोलते पराठे भी खाऊंगा, फिर बोलते चाउमीन भी ले आओ वो भी खा लूंगा, आइसक्रीम भी खा लूंगा। ये देख ही नहीं रहे अपना स्वास्थ्य, इनको क्या हो गया, क्या ये 60 आ गए हैं क्या? अब महिलाओं को तो इतनी समझ है नहीं वहां पे। अच्छा, फिर वही बात, यदि वो पढ़ी लिखी है तो उसको थोड़ा बहुत समझ होगा, क्योंकि सिक्रीशन न्यूरल सिक्रीशन था। उसको ये लगता था कि अरे 60 आ गए हैं तो अब तो ये कुछ भी खा रहे हैं। 60 नहीं गए हैं, इनके ब्रेन्स के ऊपर से जो प्रेशर था वो खत्म हो चुका है। तो ब्रेन का जो एरिया जो था, एपेटाइट सेंटर जो था, वो फिर से स्टिमुलेट हो रहा है। अब वो फिर से स्टिमुलेट हो रहा है जैसे बाजार में उस बच्चे को आप नहीं समझा पा रहे थे, अरे भाई आइसक्रीम भी चाहिए थी, चाउमीन भी चाहिए थी, डेयरी मिल्क भी चाहिए थी, सब चाहिए था, वैसे ही आप इस बुजुर्ग को नहीं समझा पाओगे आपको वो। अच्छा, अब देखो, अब दिक्कत होना यहीं से शुरू। अब मान लो उसके लड़के ने क्या बोल दिया, अरे कि पापा की आज कढ़ी मत खाओ, कल आपका पेट ठीक नहीं था, कल अपन डॉक्टर के पास गए थे, ऐसा वैसा। अच्छा, इसको तो ये बच्चा जैसा व्यवहार हो रहा बड़े का, यदि इसका दिमाग खराब हो गया ना दादा का, दादा मुंह पे बोल देगा क्या, अरे मैं क्यों ना खाऊं, घर मेरा है, जमीन मेरी है, ट्रैक्टर मेरा है, मैंने बनाया है, मैंने मेहनत करी है 60 साल तब जाके ये बनाया है, तुम रह रहे हो मेरे घर पे, तुम जाओ, तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले? ऐसा लड़के को तो बुरा उतना नहीं लगेगा, बुरा लग जाएगा किसको? उसकी वाइफ को। अरे हम इतने साल से मेहनत कर रहे हैं, पापा को खाना दे रहे हैं, ये हमें ऐसा बोल रहे हैं यार कहीं। अब वो औरत जो होगी, वाइफ जो होगी, उसको बोलेगी पति को, नहीं नहीं चलो चलो हम शहर जाएंगे, हम शहर में रहेंगे, भले शहर में मजदूरी कर लेंगे, हम यहां नहीं रहेंगे। न्यूक्लियर फैमिली होने का, एकल परिवार होने का ये रीजन एक ये भी है, क्योंकि उसने बोला क्या, यदि उसने बात ईगो पे बात कर दी, सो ईगो पे बात महिलाओं को तो बहुत लग जाएगी, फिर भले वहां मजदूरी करें दोनों, पता ईंट के भट्टे पे दोनों ईंट ढो रहे, यहां पे बढ़िया सुख चैन से बैठ के खा रहे थे वो नहीं। अब महिला को बात जब बुरी लगी, नहीं चलो अपन चलते, अपन शहर में रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे,
तो भाई साहब शहर में रह तो लोगे, मगर यहां पे जब घर बैठे खाना यहां मिल रहा था, अब उस शहर में चले तो गए। तो न्यूक्लियर फैमिली होने का एक रीजन ये भी है, क्योंकि आप बात समझ ही नहीं पाए। आपको ये लगा रहे पापा तो 60 आ रहे हैं यार, ये तो 60 साल के हो गए, ये बोलते हैं कि भाई ये खाना है वो खाना है, बच्चों से हरकतें कर रहे हैं। अब तो ये बुढ़ापे में ये शोभा देती है क्या? भाई साहब शोभा से कोई मतलब ही नहीं है। हर कोई, चाहे मैं हूं और चाहे आप हो, सभी लोग ऐसी ही हरकतें करने वाले। कुछ भी कर लो, क्योंकि बॉडी अंदर से डिमांड करती है। जब बॉडी डिमांड करेगी तो हम कुछ भी कर लो। बात समझ में आई है? लगता है सर ने ये फेज दे। मेरा अनुभव है कृष्णा, मेरा अनुभव है। मेरे पास काउंसलिंग के लिए बहुत सारे लोग आते रहते हैं, तो वो अपनी समस्याएं बताते रहते हैं, तो मैं वही समस्याओं को आपको साझा कर रहा हूं। अनुभव नहीं, मेरा क्या है, मुझे पास काउंसलिंग के लिए बहुत सारे लोग आते रहते हैं, पूछते रहते हैं, तो मैं उनको समस्याओं का समाधान देता रहता हूं। तो वो इसलिए मुझे जानकारी इसके बारे में सारी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब ये जो अडल्ट जो था, अब देखो, अब दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका क्या? अब मान लो इसने क्या बोला, मान लो घर में जो दादाजी थे उनने बोला कि भाई साहब कढ़ी खाऊंगा, आज कढ़ी बननी चाहिए। तो पता मैं क्या काम करूंगा, मैं और हाँ में मिलाऊंगा। मान लो मैं नाती हूं, दादाजी ने बोला कढ़ी खाऊंगा, मैं भी चिल्ला के बोलूंगा यहां से, हाँ मम्मी कढ़ी बनाओ। मैंने कहा बहुत दिन से कढ़ी नहीं बनी है। आप देखना, मैं तरीका बता रहा हूं बातों को हैंडल करने का। मैं जैसा चाह रहा हूं मैं वैसा करा दूंगा इनसे, मगर थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से बात बनेगी, ऐसे बात नहीं बनेगी। दादाजी ने बोला आज मैं कढ़ी खाऊंगा, मैं वहां घूम रहा था, मान लो मैं नाती था, मैंने भी बोला हाँ मम्मी बनाओ कढ़ी, बहुत दिन हो गया, मुंह का स्वाद ही नहीं बदल रहा है, कुछ खट्टा सा खाने का मन करा, कढ़ी बनेगी आज तो। अच्छा दादाजी के अरे बोले आ इधर आ भाई, मेरे ये है मेरा कई नाती, ये है मेरा पोता, बहुत बढ़िया, दोनों बड़े कढ़ी खाएंगे। अब फिर मैं जाऊंगा किचन में, मैं किचन में जाके क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा तो दादाजी की जो कढ़ी है उसमें थोड़ा सा बेसन कम डालना, थोड़ी सी पतली कढ़ी बना देना, लाइट कढ़ी बना देना, उनका मुंह का स्वाद भी बन जाएगा और ठीक ठीक भी उनको लगेगा। आरी बात समझ में? तो मैं अंदर जाऊंगा किचन में, मम्मी को बोल दूंगा उनकी कढ़ी थोड़ी सी अलग बना देना, उनकी कढ़ी थोड़ी अलग, उसमें थोड़ा बेसन कम डालना, ताकि उनका पेट भी, स्वास्थ्य भी ठीक रहे। इनने बोला कि आज मैं पूरी खाऊंगा, मान लो मैं भी चिल्ला के बोलूंगा मैं भी पूरी खाऊंगा। मैंने कहा बहुत देर से पूरी बनती नहीं घर में, रोटी रोटी बनती सुबह शाम, मैं और जोर से बोलूंगा। तो दादाजी कह अच्छा ये देखो, ये है अपना कहीं, ये है अपना नाती, ये है अपना लड़का, तो मेरा ऐसे निकला नाकारा, वो मना करता, ये देखो नाती, ये मेरा पोता, ये बोलता नहीं नहीं खाओ दादाजी, क्यों नहीं। फिर मैं जाऊंगा किचन में दौड़ते हुए, मैं बोलूंगा एक काम करो, पूरी मत बनाना, तुम पराठे बना देना मम्मी। और पराठे कैसे बनाना, पहले रोटी बना देना और बहुत कम ऑयल लगा देना, ताकि उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रह जाएगा और उनको भोजन भी वहां पर ठीक ठाक मिल जाएगा। और फिर मैं दादाजी के पास आके बैठूंगा। अब चूंकि मेरी और दादी की बनती है, तो मैं बैठूंगा दादी के पास में आके, मैं बोलूंगा दादी काम करते ना कि पूरी थोड़ा सा ऑयल ज्यादा होता है, एक काम करते हैं उसकी जगह अपन क्या पराठे कर लें क्या? बोलेंगे हाँ हाँ पराठे बनवा दो, क्योंकि इसकी बात टाल नहीं रहे हैं वो। तो अपन ने उनको पराठे दे दिए, क्योंकि उस अडल्ट को आपको जो उसको चाहिए उसको आपको देना पड़ेगा। यदि आप उसको नहीं दोगे तो घर में दिक्कत होने का एक रीजन सबसे बड़ा कि यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। तो प्यार मोहब्बत से यदि आप बात करोगे, अच्छा बात किसको करनी पड़ेगी, कभी भी आप देखना जो अडल्ट जो होता, वयस्क जो होता है, वो हमेशा बचपना ढूंढता है। कभी आपने गौर किया हो ना किया हो, आपको आइडिया है कि नहीं है, मैं आपको ऐसा कैसे समझाऊं। जो वयस्क जो होता है ना, अडल्ट जो होता है, वो देखना वो बचपना तलाश करता है। कभी देखना मान लो कोई घर में दादाजी बैठे हैं और नाती पोते वो कूद रहे हैं यहां से वहां, पता वो क्या चाह रहा है दादा, वो ये चाह रहा है कि वो छोटा बच्चा उसके पास आके बैठे, उससे बात करे, क्योंकि वो उसमें अपना बचपना ढूंढ रहा है। पापा तो बिजी हैं, पापा तो काम में जा रहे हैं, मगर ये फ्री है, दादू जो हैं ये फ्री हैं, तो वो बचपना ढूंढ रहे। तो बचपना किस में ढूंढेंगे, वो अपने नाती पोतों में ढूंढेंगे। वो बहुत प्रयास करेंगे कि वो उनसे बैठ के बात करे। जो उनसे बैठ के बात करेगा, जो उनसे चीजें शेयरिंग करेगा, तो वो उसको अलग सी एक्स्ट्रा ब्लेसिंग उसको मिलती है, एक्स्ट्रा उसको आशीर्वाद मिलता है। वो बोलते ये मेरा चहेता, ये मेरी बात सुनता है, ये मेरे काम आता है, ये मेरी दवाई भी लेकर आता है, पानी भी लेकर आता है, रात को गुड नाइट करके सोकर भी जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे उम्र बढ़ती है, तो जो वयस्क जो होता, जो अडल्ट जो बूढ़ा जो हो रहा है, वो अपना बचपना तलाश करता है। वो बचपना तलाश कहां पे करता है, बच्चों में तलाश करता है। और बच्चे अपने में लगे, कोई पबजी खेल रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, तो उनको थोड़ा सा वहां से हटा के इनके संपर्क में लाना चाहिए, बुजुर्गों के संपर्क में। आरी बात समझ में? तो बुजुर्गों के संपर्क में जब भी आएंगे तो होगा क्या,
देखो जैसे बोला जाता है कि अब भारतीय संदर्भ में भी हम बात करते हैं, हम बोलते हैं कि कभी किसी ने बोलते हैं भाई आपने तो ये बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा मकान बनाया, आपका इतना बड़ा बिजनेस है, तो वो क्या बोलता है, यदि वो व्यक्ति सज्जन व्यक्ति है तो वो क्या बोलता है, अरे कि ये तो हमारे पूर्वजों का पुण्य प्रताप है, सो हम आज यहां पर हैं। इसका मतलब वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है, अपने पूर्वजों के प्रति व्यक्त कर रहा है। तो सीधी सी बात है, अब ये जो व्यक्ति है, जो सबसे सीनियर व्यक्ति है, ये जो बूढ़ा व्यक्ति है, तो जाहिर सी बात है इसको जाने का समय इसका लगभग आ ही चुका है। 15 से 20 इसके बसंत बचे हुए हैं, 10-15 बसंत और देखेगा ये, उसके बाद इसका इंतकाल निश्चित है, ये मरने को तुरंत है। तो अब कोई जा रहा है व्यक्ति, तो जाते जाते वो खुश होकर जाना चाहिए। मेरा मानना व्यक्तिगत ये है कि ना कि ऐसा होके जाए कि भाई वो किसी को डांट रहा है, वो किसी को कुछ बोल रहा है, वो ऐसा दुखी होकर बिल्कुल भी ना जाए। मैं तो भाई अब मान लो 60 साल 70 साल किसी की उम्र हो चुकी है, तो मैं यही मानता हूं अधिकतम 10 से 15 बसंत और ये देखने वाला है, 10 से 15 बसंत ये देखने वाला है। तो जो व्यक्ति जा रहा है, तो मैं तो चाहता हूं कि वो खुशी खुशी विदा हो, ना कि वो बद्दुआएं देते हो जाए, अरे इन लोगों ने मुझे खाना नहीं दिया, इन लोगों ने ये ऐसा, मैं बोलता हूं वैसा नहीं किया, ये ऐसा नहीं करते, ये वैसा नहीं करते। इसलिए बुजुर्गों की जो बात होती है वो कभी टाली नहीं जाती। यदि आपके घर पे जो सीनियर होंगे या पापा लोग होंगे, यदि मान लो दादाजी ने बोल दिया ये ऐसा होगा, तो पापा लोग कुछ नहीं बोलते, भले आपको लगता हो अरे पापा ऐसा क्यों कर रहे हो, अपने ऐसा कर लेते, ये ज्यादा, हम मान रहे ज्यादा अच्छा रहता, मगर ये बात आपको दादा के साथ बैठ के उनको बतानी पड़ेगी या नाना के साथ बैठ के उसको आपको बतानी पड़ेगी। वो बात मानेंगे, वो बात मानेंगे, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो एक यहां पे दिक्कत आती है, क्या अहम की दिक्कत आती है, क्योंकि अभी तक जब तक ये कमा रहा था, जैसा ये बोल रहा था तो वैसा काम हो रहा था। अब ये जब कमाना इसने बंद कर दिया है, अब ये अपने रेस्ट वाले फेस पर है, तो इसका अहम तो अभी उसी पीक लेवल पर है कि भाई नहीं नहीं मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही होता है। ये कई बार चेक करने के लिए भी चीजों को करता है। वो बोलेगा नहीं नहीं सोफा सेट यहीं लगेगा, सोफा सेट यहीं लगेगा, तो अब बोल दो हाँ हाँ दादी हाँ यहीं लगेगा, कितना बढ़िया, यहां से नजारा खिड़की का भी दिख रहा है, टीवी भी दिख रही है। तो ये बार बार चेक करने का प्रयास करता है कि वो मेरी जो धार जो थी, जो जवानी में जो मेरी धार थी, जब मैं पैसा कमा रहा था, क्या वो कम तो नहीं हुई है इन बाकी लोगों के आने से। तो बार बार वो अपने आप को चेक करते हैं। तो जैसा वो बोले उनके हिसाब से काम करते चलो। मेरा मानना तो बस यही है कि 10-12 बसंत उसके बचे हुए हैं, 10-12 बसंत वो देखकर जाने वाला है। वो जाते जाते किसी बद्दुआ क्यों लो, यदि वो दुआ देकर जाएगा तो आपको तो ये सब कुछ और मिलेगा जीवन में। ये क्या है, ये भौतिक चीजें तो लोग फिर कमा लेते हैं, हाँ, मगर जो उसका जो आशीर्वाद रहेगा वो आपको आगे बहुत फेथ करता है, वो बहुत ग्रो करता है। समाज में भी आपने देखे होंगे कोई अच्छे व्यक्ति जो होते हैं बेहतरीन, जब जाते जाते भी बच्चों को अपने दुआएं देते हुए जाते, तो उनका अलग ही एक लेवल होता है समाज में, एक अलग ही ओहदा हो जाता है। वो बोलते नहीं नहीं हमारे पूर्वज ये कर गए थे, उसकी वजह से आज हम यहां पर हैं। तो कहने की बात है, जाते जाते कोई व्यक्ति अच्छी बातें या दुआएं अपने को देते जाए, ब्लेसिंग्स अपने को देते जाए, तो मेरा मानना वो ज्यादा बेहतर होता बजाय इसके कि वो नाराज होकर यहां से अलविदा हो रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो जितने भी लोग हैं, जिन लोगों के पास दादाजी हैं, दादी जी हैं, तो बिल्कुल उनसे बात बिल्कुल करिएगा, नाना है, नानी है, क्योंकि अब समय उनके पास ही बहुत कम बचा है और आप मेरे ख्याल से 19-20 साल के कम से कम तो हो चुके होंगे। तो जिनके पास भी दादाजी हैं, दादी जी हैं, डेली, ज्यादा समय तो नहीं बोलूंगा, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो बहुत ही पढ़ाई कर रहे हैं, कम से कम आधा घंटा उनके साथ जरूर बैठिएगा। आधा घंटे समय बिल्कुल आप दीजिएगा, क्योंकि ये वो समय है, गोल्डन टाइम है, कि जिनके पास अभी दादाजी और दादी जी हैं उनको आधा घंटे का समय बिल्कुल दीजिएगा। उनकी समस्याएं पूछिएगा, उनकी स्वास्थ्य संबंधी और क्या दिक्कत हो रही, आप इतनी पूछ लोगे कि बताओ दादी और कोई समस्या तो नहीं है, आधा बुखार तो उनका उसी में ठीक हो जाना है, आधी तबीयत तो उनकी उसी में स्वस्थ हो जानी है। वो कि भाई चलो मेरी नातिन ने पूछ लिया, मेरे नाती ने पूछ लिया कि मैं कैसा हूं, पूछ लिया कि दवाई खा, रोज दवाई खा रहे हैं, पूछ लिया दवाई खा ली और पूछ लिया और कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, खाने में क्या खाना और बताओ। इतना पूछने में क्या जाता, कौन सा लाखों करोड़ों आपके खर्च हो जाएंगे कि भाई आपने उनसे ये पूछ लिया कि भाई आज सुबह बताओ, आज संडे है, मान लो कल संडे, बताओ कल क्या कुछ स्पेशल बनवा लें क्या। इतना पूछने में आपका जा क्या रहा है। तो बिल्कुल आप पूछिएगा, क्योंकि उनके पास भी समय अब नहीं बचा है। जिनकी भी दादा दादी होंगे 15-20 बसंत वो देखने के बाद अलविदा होने वाले। ये तो जीवन का शाश्वत सत्य है।
आज मैं भी हूं, आज मैं भी पढ़ा रहा हूं, कल नहीं रहूंगा, आप भी हैं, एक समय के बाद सबका भी एक एजिंग का प्रोसेस होता, सब यहां पे खत्म होने वाले हैं। तो वो जो लोग हैं, अब उनसे जिनके पास भी दादा दादी, कम से कम उनसे थोड़ा बहुत मिलिएगा, उनको समय बिल्कुल दीजिएगा, क्योंकि आज का समय ऐसा हो चुका है, लोग मोबाइल में रील में यहां वहां लगे हुए हैं, इनसे थोड़ा हटिएगा। ये तो आप बुढ़ापे में भी देख लोगे रील, कोई कोई कहीं भी नहीं जाने वाली वो आपकी रील, मगर थोड़ा समय अपने बुजुर्गों को, मम्मी पापा को समय बिल्कुल दीजिएगा, पूछिएगा उनसे हाल क्या हुआ, क्या चल रहा है, थोड़ा बहुत। ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, केवल पूछने मात्र से ही सहानुभूति मिलती है, सामने वाले को फेत मिलता है, चलो ठीक है कोई तो पीछे खड़ा हुआ है। तो बिल्कुल समय थोड़ा दीजिएगा, चाहे दादी हो, दादाजी हो, नाना नानी हो, नाना हो, इनको समय बिल्कुल आप देंगे। सीधी सी बात है, आशीर्वाद यहीं से मिलेगा और फेथ भी यहीं से आपको मिलेगी। उसके अलावा आपको जो ब्लेसिंग्स जो आपको मिलेगी वो आपको हर जगह काम यहां पर देंगी। किसी भी फील्ड में आप चले जाइएगा, अलग से ही आपको सक्सेस यहां पर मिलने वाली है, क्योंकि आपने बुजुर्गों का आशीर्वाद यहां पर लिया है। ठीक है, चलिएगा अब बढ़े आगे अपन। ये मुझे बताना था सोशल लाइफ, क्योंकि यूपीएससी में भी एक टॉपिक है, जब यूपीएससी वालों को पढ़ाता हूं तो ये सारी बातों को मुझे बताना रहता है कि भाई देखो ये कैसे सोशल लाइफ से जुड़ा हुआ रहता है। आ जाए अपने सब्जेक्ट के ऊपर। हाँ जी, मैं तो अपनी दादी से पूछता ही रहता हूँ, दादी से भी पूछता रहता हूँ, दादा से भी पूछता रहता हूँ क्या हाल चाल है। आजकल तो वीडियो कॉल हो जाती है, सब फोन पे भी पूछ लेता हूं मैं। समय बाकायदा देता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है समय उनके पास बहुत कम है। समय तो बाकायदा देता हूं, ताकि ऐसा जीवन में मुझे ना लगे कि भाई मैं ज्यादा बात नहीं कर पाया। समय तो मैं बिल्कुल बाकायदा देता हूं, है ना। चलेगा, हाँ जी, चलो आगे आगे बात को अपन बढ़ाएं अपनी। चलो, तो ये अपन स्टमक के बारे में कहानी देख ली, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में, लिवर के बारे में हम बात कर लेते हैं। लिवर इसे बोला जाता है क्या, यकृत। लिवर के बारे में जानकारी क्या, इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये शरीर का सबसे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यदि वजन की बात करूं तो लगभग 1.5 किलो। तो ये क्या होती, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, ये होती है कौन सी, लिवर। तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ये शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, ग्रंथि होती है। ठीक है, लिवर के बारे में जानकारी ये। और देखो, गॉल ब्लैडर के ऊपर चर्चा करते हैं, थोड़ी इसके बारे में जानकारी बात करते हैं। जो बाइल जूस जो होता है, पित्तरस का निर्माण यहीं पर होता है। जो बाइल जूस जो होता है, इसकी कहां पर, इसकी जो सिंथेसिस जो होती है वो कहां पर होती है, इसी लिवर में यहां पर होती है ना। तो बाइल जूस जो होता है, पित्रस जो होता है, तो दोनों क्वेश्चन एक बार में पूछे गए हैं। कैसे, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि पित्रस का निर्माण कहां पे होता है, तो पित्रस फॉर्म यहां पर होता है लिवर में। और पित्रस को स्टोर करके कौन रखता है, संग्रह करके कौन रखता है, तो पित्रस को संग्रह करने का काम होता गॉल ब्लैडर का, पित्ताशय का। चलो बात करते हैं पित्ताशय की, बात करते हैं। तो ये क्या काम करता, पित्रस को संग्रह करके रखता है।
ये क्या काम करता है? बाइल जूस को संग्रह करने का काम करता है कौन? पित्ताशय। अब बात कर लेते हैं बाइल जूस की, बात कर लेते हैं पित्तरस की, बात कर लेते हैं। पित्तरस की यदि मैं बात करूं तो पित्तरस का जो पीएच जो होता है ये कितना होता है? ये होता 8.0 होता है। 8.0 मतलब क्या? 8.0 मतलब ये होता है बेसिक, मतलब क्षारीय होता है क्या? पित्तरस का पीएच। सो पित्तरस जो होता है इसका पीएच कितना होता है? इसका पीएच क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय क्यों होता है उसका रीजन मैं आपके आगे दूंगा। सर ये पित्तरस का काम क्या होता है? ध्यान से देखना, बाइल जूस का काम क्या होता है मैं यहां पे बताता हूं। बाइल जूस का काम होता है, देखो ध्यान से, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। हिंदी वाले से बोलते बसा का पायसीकरण। ये क्या कहलाता है? वही जो बसा जो होता है, बसा को तोड़ना किसमें? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। सर ये काम तो ऊपर लाइपेज भी कर रहा था, जी हां। अब कुछ बसा जो होता बच जाता है, थोड़ा बहुत बसा क्या होता है ये यहां पर हो जाता है, बच जाता है। तो शेष जो बचा जो होता है उस बसा का जो पाचन कौन करता है? पित्ताशय से निकला पित्तरस से बसा का पाचन करता है। तो इसे बोला जाता है क्या? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहा जाता है। बसा का पायसीकरण इसे बोला जाता है। तो पित्ताशय से निकला पित्तरस बसा को क्या काम करता? तोड़ता है। अधिकतर बसा का पाचन जो है मैक्सिमम डाइजेशन कहां पे हो जाता है? लिवर, वहां पे स्टमक में हो जाता है, आमाशय में हो जाता है, मगर कुछ बसा अभी भी बच जाता है। इस बसा का पाचन कौन करता है? पित्ताशय से निकला पित्तरस यहां पे इसका पाचन करता है। एक जानकारी और मैं आपको बता दूं, जो बाइल जूस जो होता है इसका जो टेस्ट जो होता है ये होता बिटर इन टेस्ट। पित्तरस जो होता है, बाइल जूस का जो टेस्ट जो होता है ये होता कैसा? बिटर इन टेस्ट। स्वाद में कैसा होता है? ये होता स्वाद में कड़वा होता है। कैसे पता कड़वा होता है? जब कभी आपको उल्टी आती है ना, उल्टी आते समय क्या होता है, ये देखो, उल्टी आती है तो रिवर्स पेरिस्टाल्टिक होता है, तो ये पित्तरस भी क्या हो जाता है? दब जाता है। हरे रंग का लिक्विड होता है, जैसे ये दबता है तो यहां से आमाशय से होता हुआ मुंह से बाहर आता है। तो उल्टी आने के बाद मुंह कैसा हो जाता है? कड़वा सा मुंह हो जाता है, क्योंकि पित्तरस स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। इसके अलावा देखो जानवरों में भी पित्ताशय पाया जाता है। तो जो लोग क्या काम करते हैं, काम क्या करते हैं, जो लोग नॉन वेज की शौकीन होते हैं, मान लो कोई बकरा खा रहा है तो बकरे को जो काटने वाला वो स्किल्ड आदमी होगा, वो कैसा होगा? वो कुशल आदमी होगा जो बकरे को काट रहा है। क्यों? अब मान लो किसी अनाड़ी आदमी को दे दिया आपने, बकरा काटने के लिए दे दिया, तो काट तो उसको देगा, और मान लो बकरे की जो पित्ताशय की थैली जो है या पित्त की थैली यदि फट जाएगी ना बकरे की, तो पूरा मांस कड़वा हो जाता है, तो खाने योग्य नहीं बचता है। तो वो काटने वाले स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको पता कि इसका पित्ताशय कहां है, उसको धीरे से निकाल के अलग रखना है। क्योंकि बकरे की पित्ताशय की थैली यदि फट गई तो पूरा मांस कैसा हो जाता है? वो कड़वा हो जाता है, वो कड़वा हो जाता है। तो आ रही बात समझ में? तो लिवर का, लिवर के बारे में सबसे बड़ी जानकारी क्या? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पित्तरस का निर्माण लिवर में होता है और संग्रह कहां पे होता है? ये पित्ताशय में। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और पित्ताशय काम क्या काम करता है? पित्ताशय का काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बसा का पायसीकरण करना। बसा को क्या काम करना? इसको तोड़ना, किसमें? बसी अम्ल और ग्लिसरॉल में यहां पर तोड़ना, इसका क्या होता है? मेन फंक्शन होता है। तो कुछ बसा बच जाता है, उसको तोड़ने का काम कौन करता है? वो यही काम करता है। कौन? यहां से निकला पित्ताशय से निकला पित्तरस। चलो इसके बाद अगला जो ऑर्गन आपको देखने को मिलेगा कौन? ये छोटी आंत के बारे में जानकारी है। इसके बाद अगला ऑर्गन जो आपको रास्ते में देखने को मिलेगा वो मिलेगा पैंक्रियाज। हालांकि पैंक्रियाज में हॉर्मोन्स कम, एंजाइम कम्स, हॉर्मोन्स ज्यादा निकलते हैं।
तो उसको ज्यादा कवर तो मैं कराऊंगा आपको कहां पे, जब हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में, तब हम बात करेंगे उसके ऊपर, ज्यादा चर्चा करेंगे। अभी तो बेसिक जानकारी ही मैं आपको दे देता हूं। देखो, जब मैं आपको हार्मोन्स पढ़ाऊंगा तो यहां पे पढ़ाऊंगा अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा कोशिकाओं के ऊपर बात करेंगे। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। चलो खत्म ही कर देते ना, बता ही देता हूं। देखो, बात करते हैं किसके ऊपर, पेंक्रियास के ऊपर करते हैं चर्चा। देखो, पेंक्रियास हिंदी वाले से बोलते हैं अग्नाशय। 2-3 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। ये मैं डॉट डॉट करके जो मैंने बनाया हुआ इसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। हिंदी वाले से बोलते हैं क्या, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहा जाता है। जो मैंने डॉट डॉट करके ये बनाया हुआ दिखाई दे रहा आपको। लैंगरहैंस दरअसल वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने पहली बार इस अग्नाशय में कुछ स्पेशल टाइप की कोशिकाओं को खोजा था। इन कोशिकाओं को क्या नाम दिया इन्होंने, इन कोशिकाओं को नाम दिया आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। सर यहां से क्या होता है, तो इस अग्नाशय से 2 चीजें यहां पर निकलती हैं। पहला यहां पे निकलता है क्या, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। तो यहां पे निकलता है पहला क्या, पैंक्रियाटिक जूस। हिंदी वाले इसको बोलते हैं अग्नाशयी रस। तो अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। इसका जो पीएच जो होता है, इसका पीएच भी कितना होता है, इसका पीएच भी होता 8.0, मतलब ये क्षारीय माध्यम का होता है। तो अग्नाशय से निकलता है क्या, अग्नाशयी रस निकलता है। इसका अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशयी रस निकलता है। तो इसका पीएच कितना होता है, क्षारीय आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो अग्नाशय से निकलता क्या, अग्नाशयी रस निकलता है जिसका पीएच कितना होता है, क्षारीय आपको यहां पर देखने को मिलेगा। सर ये क्षारीय क्यों, क्योंकि देखो इसके बाद यहां से स्टार्ट हो जाता है डिओडिनम। याद करो आप, याद आ रहा है, जो छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत का पहला वाला भाग होता है क्या, डिओडिनम। आगे बात समझ में, छोटी आंत का पहला वाला भाग होता है क्या, डिओडिनम जो होता है। तो यहां से क्या निकलता है, अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। ये अब इसके ऊपर क्या था, आमाशय था, और यहां पर क्या था, यहां पर था आपका पित्ताशय था। ये यहां से भी निकलता पित्ताशयी रस, उसका पीएच कितना 8, इसका भी पीएच कितना 8। दोनों क्या काम करते हैं, ऊपर से आने वाले भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करते हैं। जो एसिडिक मीडियम जो था उसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करने का काम ये गॉल ब्लैडर और जो पेंक्रियास है, दोनों की ड्यूटी है। सर क्यों, क्योंकि हमें पता है छोटी आंत के जो एंजाइम जो होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम जो होते हैं, केवल क्षारीय माध्यम में ही काम करते हैं। इसीलिए इसका पीएच कितना होता है, 8.0 होता है। चलो और जानकारी क्या, इस आमाशय में पाई जाती 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका होती अल्फा कोशिका, एक होती बीटा कोशिका, एक होती गामा कोशिका, एक होती है डेल्टा कोशिका। मगर इन चारों सेल से, चारों कोशिकाओं से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से, ये होगी आपका अग्नाशय। इस अग्नाशय से 4 प्रकार की कोशिकाएं निकलती हैं। पहली कोशिका का नाम होता है अल्फा कोशिका, अल्फा सेल्स। दूसरी कोशिका होती है बीटा कोशिका, बीटा सेल्स। तीसरी कोशिका होती है गामा कोशिका, और चौथी कोशिका होती कौन सी, डेल्टा सेल्स, डेल्टा कोशिका। तो इस अग्नाशय से 4 प्रकार की निकलती हैं कोशिकाएं। अब यहां पे हार्मोन्स का जिक्र हो रहा है, अब एंजाइम का जिक्र नहीं हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा,
अल्फा कोशिका से एक हार्मोन निकलता है, इसको बोलते हैं ग्लूकागॉन। अल्फा कोशिका से एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम क्या होता है? ग्लूकागॉन। दूसरा देखो, बीटा से एक हार्मोन निकलता है, इसका नाम तो सभी ने सुना ही होगा, बीटा कोशिकाओं से एक हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं इंसुलिन। गामा कोशिकाओं से एक हार्मोन निकलता है, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। और डेल्टा कोशिका से एक हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन। तो देखो, इस अग्नाशय में 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अल्फा कोशिकाओं से एक हार्मोन निकलता है ग्लूकागॉन, बीटा से निकलता है इंसुलिन, गामा से निकलता है पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, कुछ लोग इसे पीपी हार्मोन भी बोल देते हैं, और डेल्टा से निकलता है सोमेटोस्टेटिन। अभी जो मैं आपको फंक्शन बताऊंगा, इन दो के पहले फंक्शन बताऊंगा, इनका काम क्या होता है। चलो इसके बारे में जानकारी मैं दे दूं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? 2 लोगों ने मिलके की थी भाई। किसने? बेंटिंग और बेस्ट ने मिलके। 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने इंसुलिन की यहां पर खोज की थी। इस इंसुलिन हार्मोन को बनने के लिए जिंक धातु की आवश्यकता होती है, और जो इंसुलिन जो होता है इसमें एक बंध पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। इसमें क्या पाए जाते हैं? पॉलीपेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। अब इन दोनों का काम एक साथ मैं आपको बताता हूं, देखो ध्यान से। जो भी आपने खाना खाया, ये था आपका ग्लूकोज, और यह है आपका ग्लाइकोजन। तो पहला क्या बताया मैंने? ग्लूकोज, और दूसरा मैंने आपको बताया क्या? ग्लाइकोजन। देखो, जो भी आप खाना खाते हो वो ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा देता है। अब मान लो आपने एक दिन खाना नहीं खाया, क्या आदमी मर जाता है एक दिन खाना नहीं खाने से? सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता कि आदमी एक दिन खाना नहीं खाने से मर जाए। वो क्या होता है? तो ये ग्लूकोज जो होता है, जो आवश्यकता से अधिक, ये कहां पर? ये ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित तो हो जाता है। ये ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। और जब कभी भी आप खाना नहीं खाते हैं तो यही ग्लाइकोजन टूटकर दोबारा से ऊर्जा देता है। ध्यान से आप देखना, ग्लूकोज से जो ग्लाइकोजन में कन्वर्जन है, टूटना है, ये किसने कराया? ये कराया भाई साहब इंसुलिन ने। और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में दोबारा से ये ग्लूकागॉन। सर इंसुलिन हार्मोन कहां से निकला? तो अभी बताया था, ये निकला है कहां से? बीटा कोशिकाओं से। ग्लूकागॉन कहां से निकला? ये निकला है अल्फा कोशिकाओं से। तो देखो, काम दोनों के एक साथ समझ में आ रहे हैं। जो भी आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज जो होता है, आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज जो होता है, ये किस में बदल जाता है? ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। किस हार्मोन की प्रेजेंस में? इंसुलिन की प्रेजेंस में। जो निकलता कहां से है? जो निकलता है बीटा कोशिकाओं से निकलता है। और जब आपने खाना नहीं खाया है तो यही जो ग्लाइकोजन जो होता है वो ग्लूकोज में टूटकर आपको दोबारा से ऊर्जा यहां पर देता है। आ रही बात समझ में? तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्जन इंसुलिन की प्रेजेंस में, ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना ग्लूकेगॉन हार्मोन की प्रेजेंस में होता है।
और जो ग्लाइकोजन जो होता है ये होता है पॉलीसैकेराइड भाई। और ये होता है मोनोसैकेराइड, एक शुगर से मिलकर बना। और ये होता है क्या, ये होता है पॉलीसैकेराइड। और ये रिएक्शन जो आपको दिखाई दे रही है ये पूरी की पूरी रिएक्शन कहां पर होती है, ये रिएक्शन होती है इन लिवर। यकृत में होती है ये अभिक्रिया, और यकृत में ही क्या होता है, ये स्टोर यहां पर रहता है। तो अब यदि मान लो बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नहीं निकलेगा तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसे ही आप बोलते हो क्या, डायबिटीज बोलते हो, डायबिटीज मेलिटस। ज्यादा डिटेल में चर्चा हार्मोन्स में करेंगे। दो तरीके की होती डायबिटीज, एक होता मेलिटस और एक होता इंसिपिटस। दो तरीके की आपको डायबिटीज देखने को मिलेगी। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में जो कन्वर्जन जो होता है वो इंसुलिन की प्रेजेंस में होता है, और ग्लाइकोजन का जो ग्लूकोज में टूटना होता है ये ग्लूकागॉन की प्रेजेंस में यहां पर होता है। और ये रिएक्शन कहां पे होती है, ये लिवर में होती है। तो इंसुलिन के और ग्लूकागॉन के दो के मैंने काम बता दिए। इनके काम हम आगे चर्चा करेंगे जब हार्मोन्स पढ़ेंगे। एक रफ आइडिया बता देता हूं काम के बारे में। ये जो एंजाइम है ना, 1 2 3, इन तीनों को कंट्रोल करता है पीपी हार्मोन। इसको 1 2 3 तीनों को कंट्रोल करता है। और जो सोमेटोस्टेटिन जो होता है ना, ये एंटागोनिस्टिक काम करता है सोमेटोट्रोपिक के। वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, वो पीयूष ग्रंथि से निकलता है, वो हाइट को बढ़ाता है और ये कम करता है। इनके बारे में डिटेल में जानकारी अपन देखेंगे, हार्मोन्स पढ़ेंगे ना, दोबारा से फिर यही बताना पड़ेगा। अब तो चूंकि आ गया था रास्ते में तो मैंने कहा चलो उसको कुछ अपन बता देते हैं इसके बारे में। ये दोबारा से फिर अपन पढ़ेंगे आगे चल के जब पढ़ेंगे हार्मोन्स। ठीक है, अब देखो उसके बाद खाना कहां पे आता है। ये आपकी आ गई प्यारी छोटी आंत। हम बात करते हैं किसके बारे में, छोटी आंत के बारे में करते हैं चर्चा। देखो नाम भले इसका क्या है, छोटी आंत, मगर ये पूरे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होती है। और भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण, मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इसी में होता है। किसमें, छोटी आंत में। तो पूरे पाचन तंत्र का क्या होती है, सबसे बड़ा भाग होती है। तो पूरे पाचन तंत्र का, पूरी आहार नाल का क्या होती है, सबसे बड़ा भाग। ठीक है, पहले जानकारी इसके बारे में। अच्छा, दूसरी जानकारी क्या, मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर्स हियर। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहां पे होता है, इसी छोटी आंत में होता है। क्यों होता है यहां पे, इसका रीजन भी मैं आपको देता हूं। छोटी आंत जो होती है इसके 3 भाग होते हैं। इस छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। यूपीएससी ने क्वेश्चन यहां से कर लिया है। सर कौन कौन से भाग होते हैं छोटी आंत के, ध्यान से आप देखो कौन कौन से भाग होते हैं। तो पहला वाला भाग कहलाता है डिओडेनम, दूसरा भाला भाग कहलाता है जेजुनम, तीसरा भाग कहलाता है इलियम,
तो छोटी आंत के क्या होते हैं? 3 भाग, डियोडेनम, जेजुलम, इलियम। जो डियोडेनम की जो लंबाई जो होती है ये होती है 25 सेंटीमीटर, ये लंबाई पूछी गई है। इसकी होती है 2.5 मीटर, देखो अंतर है, वो सेंटीमीटर है, ये मीटर है, और इसकी होती है 3.5 मीटर। तो छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। तो छोटी आंत के 3 भाग कौन से? प्रारंभिक भाग को बोलते हैं डियोडेनम, बीच वाले भाग को बोलते हैं जेजुनम, और अंतिम वाले भाग को बोलते हैं इलियम। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन किया था कि छोटे आंत के जो 3 भाग हैं इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना था, इनको घटते हुए क्रम में जमाना था। तो कैसे जमाएंगे घटते हुए क्रम में? तो आप याद रखिएगा, क्या आप याद रखो? डीजे, सबको याद रहता है। तो डीजे आई, डीजे आया नहीं, क्या? डीजे आई। डियोडेनम की लंबाई कितनी? 25 सेंटीमीटर। जेजुनम की 2.5 मीटर, ये देखो ये मीटर है, ये भी मीटर है, और ये सेंटीमीटर है। केवल एक की लंबाई याद कर लो डियोडेनम की, ये 25 सेंटीमीटर, उसको कर दो मीटर, एक बढ़ा दो, हो गया 3.5 मीटर। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण ये कहां पर होता है? ये होता है इसी छोटी आंत में होता है। क्यों होता है? कोई पूछ रहा था उस दिन, मैंने आपको बताया नहीं था, मैंने बोला था मैं आगे आपको बताऊंगा, सो मैं आपको बता रहा हूं। छोटी आंत की संरचना यदि आप देखोगे उसमें कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, उंगलियों के आकार के। ये छोटी आंत को आप गौर से देखोगे, कुछ उंगलियों के आकार के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे। इनको बोला जाता है माइक्रोविलाई कहा जाता है, कई लोग इसको माइक्रोबिली भी पढ़ लेते हैं। ये तो ये क्या काम करते हैं? ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, ये दिखाई दे रहा, ये माइक्रोबिलाई जो होते हैं ये सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। अब खाना जाएगा तो खाना यहां से टकराते हुए जाएगा, तो सतही क्षेत्रफल क्या हो गया? ज्यादा हो गया। और माइक्रोबिलाई के अंदर कैपिलरी का नेटवर्क होता, केशिकाओं का जाल होता है, जहां से ये ग्लूकोज को खींच लेते हैं। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण छोटी आंत में होता है, क्योंकि यहां पे माइक्रोबिलाई पाए जाते हैं। और माइक्रोबिलाई क्या काम करते हैं? सतही क्षेत्रफल को, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से भोजन का सर्वाधिक पाचन यहां पर होता है और अवशोषण भी यहीं पर होता है। छोटी आंत की देखो कुल लंबाई कितनी? 6 से 7 मीटर। जोड़ लो सभी को, 2.5 मीटर, ये आधा ये जोड़ा तो होगा कितने? 3, और 3 कितने होंगे? 6, तो 6.25 मीटर। देखो तो बड़ी आंत की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगी। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत लंबाई करीब होती है 1 से 3 मीटर के बीच में, किसकी? बड़ी आंत की। अब इसके ढेर सारे भाग होते हैं, मैं भाग लिख जरूर देता हूं, लिख के आप भूल भी जाओगे तो कोई भी दिक्कत आपको यहां पर आने वाली नहीं है। पहला भाग देखो, इसका पहला भाग होता कौन सा? वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है। ये वाला भाग किसको बोलते हैं? एसेंडिंग कोलॉन। ऊपरी वाली भाग को बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन, ये वाला भाग। इस वाले भाग को बोलते हैं डिसेंडिंग कोलॉन। ये कहलाता है रेक्टम मलाशय। और ये कहलाता है एनस। तो ये बड़ी आंत की लंबाई कितनी? 1 से 3 मीटर। भले इसका नाम होता है क्या? बड़ी आंत, तो इसकी लंबाई क्या होती है? इसकी लंबाई होती है 1 से 3 मीटर। इससे कुछ भाग है एसेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग, इनको आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। इसके बारे में थोड़ी पहले जानकारी लेता हूं, पहले बड़ी आंत के बारे में, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बड़ी आंत का मेन फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड।
इसका मुख्य कार्य होता पचित भोजन में से पानी का अवशोषण करना, क्योंकि अब यहां पे फूड डाइजेस्ट हो चुका है, लगभग पच चुका है। अब मगर उसमें कुछ पानी की मात्रा है, तो शरीर को पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, तो उस पानी को खींचने का काम ये करती है, ये बड़ी आंत। तो पानी को क्या कर लेती है, वो खींच यहां पर लेती है, क्योंकि शरीर को पानी की आवश्यकता क्या होती, ज्यादा होती। इसलिए जो भी लोग जो होते हैं ना, पोटी 2 टाइम नहीं जाते, या एक दिन छोड़ एक दिन पोटी जाते हैं, कई लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे मार्केट में कि जो एक दिन छोड़ एक दिन पोटी जाते हैं, तो कई बार उनकी पोटी काफी हार्ड हो जाती है। क्यों हार्ड हो जाती है, क्यों भाई पोटी 2 दिन तक यहां पर पड़ी है, तो इसका काम क्या है, ये पानी को क्या कर लेगा, पानी को ये पूरा खींच लेगा, तो जो पोटी जो होगी ये बहुत हार्ड हो जाती है। इसी की वजह से कई बार तो इतनी हार्ड हो जाती है कि दवाई ही देकर इसको बाहर करना पड़ता है, या एनीमा वगैरह इसमें लगाना पड़ता है, इतनी हार्ड यहां पर हो जाती है, क्योंकि 2 दिन से पोटी ही नहीं गया। अब 2 दिन से पोटी नहीं गया है, तो सामान्य सी बात है, यहां पर पोटी है और यहां पर पोटी है, तो यहां पर पानी उससे पोटी से क्या हो जाएगा, खींच लिया जाएगा। इसलिए छोटे बच्चों को जो हम टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं ना, बच्चों को हम पोटी करना सिखाते, तो उनको डेली बोलते नहीं, अब सुबह हो गया पहले पोटी जाओ, सुबह हो गया पहले पोटी जाओ। क्यों, इसीलिए क्योंकि छोटे बच्चे यदि मान लो एक दिन पोटी नहीं गए तो दिक्कत हो जाएगी, फिर वो इतना रोएगा, क्योंकि पोटी हो चुकी, बहुत हार्ड हो चुकी है, पोटी हो चुकी, बहुत हार्ड हो चुकी है, तो यहां से एनस से जैसे बाहर होगी तो उसको बड़ा पेन होगा, इसको बड़ा दर्द यहां पर होने वाला है, तो फिर डॉक्टर अलग से दवाई यहां पर देता है। तो यहां पर जो भी लोग 1-2 दिन छोड़ के जाते हैं ना पोटी, तो काफी हार्ड उनकी यहां पर हो जाती है, इसी की वजह से, क्योंकि यहां पर ये पानी को क्या कर लेती है, ये खींच यहां पर लेती है। ठीक है, तो इसका ये मेन फंक्शन यहां पर होता है, पानी का क्या करना, अवशोषण करना। एक छोटी सी जानकारी यहां पर ले लेते हैं बर्निफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में। ठीक है, चलो बात करते हैं क्या, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में चर्चा यहां पे करते हैं। जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये भी क्या है, ये है वेस्टिजियल ऑर्गन। ये होता है क्या, वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है। सर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अवशेषी अंग है, हाँ जी। इसमें पहला अंग मैंने और आपको बताया था, याद करो, विजडम टीथ, जो पहले कभी चबाने में उपयोग होता था, अब नहीं होता। ये भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। सर क्यों है वेस्टिजियल ऑर्गन, तो मैं आपको बताता हूं। देखो अभी तो हम रहने लगे कहां पे, हम शहरों में यहां पर रहने लगे। पहले हम लोग कहां पे रहते थे, पूर्वज अपने जंगलों में रहते थे। अब जंगलों में रहते थे तो क्या करते थे, कंदमूल फल को जमीन से खोदा, निकाल के खा लिया, जानवरों का मांस कच्चा खा लिया, पत्ते फूल जो देखा उन्हें खा लिया। तो उस समय जो हम खाते थे, जो पत्ते वगैरह जो आप खा रहे हो, ये सेल्यूलोज ही तो है। तो उस समय जो सेल्यूलोज के पाचन करने के लिए यहां पर एक एंजाइम हुआ करता था, उसे बोला जाता था सेल्यूलेज एंजाइम, जो कि सेल्यूलोज का पाचन करता था। जो घास खाई उसका पाचन हो जाता था, जो जमीन से मूली ककड़ी जो भी निकल रहा वो सब खाया आपने, उसका पाचन हो जाता था। धीरे धीरे आदमियों ने क्या काम करना शुरू किया, इन चीजों को खाना बंद यहां पे करना शुरू कर दिया। अब हम जब कभी भी सेलुलोज खाते हैं तो उसका पाचन बिल्कुल भी नहीं होता है, पाचन नहीं होता तो ऊर्जा नहीं मिलती। तो डाइट का जो कंसेप्ट निकल के आया है, जो लोग मोटे होते हैं बोलते हैं सर हम डाइट कर रहे हैं, तो मैं बोला क्या खाते हो, तो उन्होंने बोला सर हम ककड़ी खाते हैं, मूली खाते हैं, उबली हुई फूल गोभी खा लेते हैं, पत्ता गोभी के पत्ते खा लेते हैं, सर इससे हमारा वजन घट रहा है। मैंने बोला वजन कैसे घट रहा है, वो नहीं बता पाएगा। वजन क्यों घट रहा है, क्योंकि गाजर खाई है, मूली खाई है, ककड़ी खाई है, आपने पत्ता गोभी खा ली है, आपने उबली हुई आपकी फूल गोभी आपने खा ली है, ये सब है सेलुलोज। तो आपने खाया, आपका स्टमक खिंच गया, ब्रेन को ऑर्डर आया भाई साहब खाना बंद कर दो, पेट भर चुका है,
चलो, अब जब रात में पता चला कि भाई साहब इसने तो सब कुछ सेलुलोज खाया है, और सेलुलोज के पाचन करने के लिए पहले कभी एंजाइम हुआ करता था, अब नहीं है, तो सर अब क्या होगा? अब ये होगा जो आपने खाना खाया है इससे ऊर्जा नहीं मिलेगी। ऊर्जा नहीं मिलेगी तो जो आपका फैट जमा है, थाइज में जमा है, जो हिप्स में फैट जमा हुआ है, ये क्या करेगा? ये बर्न होके ऊर्जा देगा। इसे ही बोलते हैं लाइपोलाइसिस कहा जाता है, लिपिड का ब्रेक डाउन होना, लिपिड का टूटना या चर्बी का जलना या चर्बी का टूटना। तो व्यक्ति क्या होने लगता है? धीरे धीरे पतला होने लगता है। तो डाइट का कंसेप्ट यही है, आपको भूख लगे आप मूली खा लो, आप गाजर पेट भर के गाजर खा लो, आपका पेट तो भर जाएगा मगर ऊर्जा उससे नहीं मिलने वाली है। पहले कभी इसमें एंजाइम पाया जाता था, सेल्यूलेज एंजाइम, अब यहां पर नहीं पाया जाता, तो अब हम सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते। इसीलिए डॉक्टर ये बोलता है, अच्छा सर पाचन नहीं होता तो क्या होता है? तो बल्क ऑफ स्टूल बढ़ जाएगा, मल की मात्रा बढ़ जाएगी। एक काम करना, कभी खाना खाना और आधा किलो गाजर खा लेना या आधा किलो आप ककड़ी खा लेना, मामूली सी बात, आधा किलो में 2 आएंगी ककड़ी, कोई भी खा लेगा। आधा किलो गाजर खा लेना, आधा किलो ककड़ी खा लेना, और खा के आप देखना सुबह सुबह जब आप पोटी जाओगे तो पोटी की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका पाचन तो होता ही नहीं है। ये सेलुलोज है, ये बल्क ऑफ स्टूल को इंक्रीज कर देगा, मल की मात्रा को ये बढ़ा देगा, और जो पूरी आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल बढ़िया तरीके से साफ यहां पर हो जाती। रफेस का काम भी यहां पे ये करता है। बात समझ में आ रही है? तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल क्या हो जाती? साफ यहां पर हो जाती है। तो बल्क ऑफ स्टूल केवल बढ़ता है। तो डाइट का जो कंसेप्ट है भाई मेरे, वो यहीं से निकल के आया है। कहां से? वरीफॉर्म अपेंडिक्स से निकल के आया है। अब कई लोग को पता नहीं हो तो डाइट करते हैं, क्यों करते हैं, रीजन मैंने आपको बता दिया। आ रही बात समझ में? हाँ जी। अब कई लोग क्या करते हैं, अब कई लोग बोलते हैं कि सर हम डाइट पर हैं और हम केवल फल खा रहे हैं, सर हमारा वजन नहीं घट रहा। तो भाई मेरे, फल खा रहे हो आप तो फल स्वाद में कैसे हैं? मीठे हैं। अब मीठा मना है आपको, मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है। मीठा खाओगे, फल खाओगे, जितनी भी मीठी चीजें आप खाओगे तो जाहिर सी बात है भाई, वजन बढ़ेगा, घटेगा बिल्कुल भी नहीं। भाई आप एक काम करो, केले खा के देख लो, स्टार्च है, पॉलीसेक्राइड है, ये तुरंत वजन बढ़ेगा। कई लोग जिनके वजन दुबले पतले मरियल से होते हैं, उनको बोलते हैं भाई दूध के साथ केले खाओ, आप वजन बढ़ जाएगा आपका। आगे बात समझ में? तो जो भी डाइटिंग करते हैं, मीठे फल बिल्कुल भी ना खाएं। जो फल जितना मीठा होगा वो उतनी ऊर्जा देगा, मोटापा उतना बढ़ाएगा, घटाएगा बिल्कुल भी नहीं। आ रही बात समझ में? हाँ जी। ऑपरेशन इसलिए कर दिया जाता है संजल, इसलिए कर दिया जाता है ऑपरेशन। कई बार क्या होता है, कई बार ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ना, यहां पे होती, ये दिखाई दे रही वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये आकार में बढ़ जाती है। अब बढ़ जाती है तो रेक्टम से टकराने लगती है। तो डॉक्टर क्या काम करता है, इसको यहां से काट देता है, ये यहां से काट के बांध देता है, बस हो गया। क्योंकि यह वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये अवशेषीय अंग है, इसका तो कोई उपयोग होना ही नहीं है शरीर में, तो काट के यहां पर बांध देता है। ठीक है। तो कभी भी वजन घटाने के लिए मीठे फल कोई भी नहीं खाए भाई, है ना। मीठे फल खाओगे तो वजन बढ़ेगा, उल्टा घटने की बजाय। वजन घटाना है तो दौड़ो, थोड़ा रनिंग वगैरह करो, और गाजर, ककड़ी, मूली जो मैंने आपको बताया, पत्ता गोभी, मैं तो कह रहा हूं चारा खा लो, सबसे बढ़िया चारा। यदि आप खा सकते हो चारा खा लो, ये भी सेलुलोज है, इसका पाचन तो होगा ही नहीं, ऊर्जा मिलेगी नहीं। हाँ, पानी मिल जाएगा चारे से और खनिज मिल जाएगा आपको, वो खा सकते हो आप। ठीक है। अब इसके बाद इसमें आता है क्या, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट। चलो उसको मुझे बताना था आज, चलो आज स्टार्ट नहीं हो पाया, मंडे से ही कर लेंगे इसको स्टार्ट, है ना। मंडे से हम स्टार्ट कर लेंगे इसके ऊपर, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट के ऊपर चर्चा करेंगे। एमसीक्यू आज नहीं। अच्छा, आज की जानकारी ये बता दूं, आज 4 बजे मैं आपको मिलूंगा, 4 बजे ही है शायद सेशन, मैं एक बार चेक करता हूं कितने बजे है। आई थिंक 4 बजे ही है, 4 बजे आंसर राइटिंग का एक सेशन है। सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, बिल्कुल सभी लोग आइएगा। वहां पे आंसर राइटिंग की कुछ प्रैक्टिस यहां पर होने वाली है, तो उसको मैं आपको बताऊंगा कैसे। मैं एक बार चेक कर लेता हूं।
हाँ जी, शाम के समय सभी लोग आइएगा 4 बजे, है ना, 4 बजे। और ये सक्षम वाला कितने बजे है, ये तो है 8 बजे है। शाम के समय 4 बजे बिल्कुल आइएगा, 4 PM पर। 4 PM पर हम करेंगे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे कुछ। और अब मैं आपको चीजें बताऊंगा कि आंसर लिखते समय क्या क्या करना चाहिए, मीन्स के आंसर लिखते समय स्पेशली। तो 4 बजे अपन चर्चा करेंगे, आंसर राइटिंग का सेशन रहेगा, यूट्यूब के ऊपर ही रहेगा अपना वही चैनल MP एग्जाम वाला। इस पे जरूर आइएगा, तो आपको बहुत फायदा इसमें मिलने वाला है। 4 बजे का सेशन रहेगा, 4 बजे अपन बात करेंगे MP एग्जाम वाला चैनल के ऊपर। तो यहां पे हम बात किसकी करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा, कैसे फ्रेमिंग करनी है, कैसा क्या करना। यूट्यूब के ऊपर है ये, है ना, यूट्यूब के ऊपर, ये चैनल का नाम ही यूट्यूब के ऊपर है। तो MP एग्जाम वाला चैनल के ऊपर हम आंसर राइटिंग की हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे आंसर लिखे जाते हैं, क्या क्या उसमें फ्रेमिंग करी जाती है। इन सभी बारीकियों को मैं आपको बताने वाला हूं आज शाम को 4 बजे। ठीक है, चलेगा। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ, बहुत बढ़िया, 5 स्टार, धन्यवाद। बिल्कुल कमेंट करके जाइएगा 5 स्टार, बिल्कुल जो आपको लगे सो देके जाइएगा। शाम को मुलाकात करेंगे 4 बजे। तो मैं मिलता हूं, 12 बज रहे हैं, 4 घंटे की बाद खाना वाना खा के मैं फिर आता हूं। फिर अपन मिलेंगे 4 बजे। 4 बजे में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको कराने वाला हूं, कैसे आंसर आपको लिखने हैं, कैसे वहां पे फ्रेमिंग वहां पे अपने को करनी है। चलेगा, तो मुलाकात करेंगे सभी लोगों से आज शाम को 4 बजे। इसके ऊपर जो आप देख लेना, एक बार क्लास अपलोड हो जाएगी तो उसके ऊपर आप लाइक करते हुए पहुंच जाओगे तो आपको क्लास भी यहां पर दिखने लगेगी। तो 4 बजे मुलाकात करेंगे आंसर राइटिंग के सेशन में, 4 घंटे के बाद। बढ़िया जाइएगा, खाना वाना खा के आइएगा, 4 बजे मुलाकात करेंगे अपन, है ना। ओके भाई, थैंक यू।